आपके हिसाब से थर्ड मोलर की रूट कनाल करनी चाहिए? सर दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मुझे आपसे पूछना चाहिए। इज देयर एनी रूल्स या कहीं लिखा हुआ है कि थर्ड मोलर की रूट कनाल नहीं हो सकती? नहीं लेकिन लिखा कोई ना? नहीं करता। करता हूँ, मैं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ बात सिर्फ एंडोडोंटिस्ट करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली जो है हमारी पाकिस्तानी फितरत है कि हम जो है एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना? और सबसे ज्यादा एक्सरे के ऊपर ठीक कि है। ये कहाँ से करवा के आए हैं तो आप? वो जो हमारी फितरत है हम फौरन कहेंगे ये आपने कहाँ से करा दिया? आप धज्जियाँ बिगड़ देते हैं दूसरे डेंटिस्ट की। ठीक है ना? Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of Dental News Podcast. Today we have with us a specialist who is an endodontist, an educator, a mentor, and these are not three different people, it is just one person who is actively shaping future dentists while managing complex clinical cases himself. So let's welcome Dr. Danish Shahnawaz, who is an endodontist, a specialist in his field, an assistant professor, and also a consultant operative dentistry and endodontics. Sir, thank you so much for your time. I believe the introduction could have gone on and on and on, but I'm glad I stopped it here. कैसे हैं आप? जी अलग सब खैरियत है। Sir, so I know that a lot of people who at least have studied from you, especially at the universities that you have taught so far, and also at your training institute, already understand how important it is for practitioners like yourself to exist in general. But I want you to start from the very beginning. Like, tell me the years when you graduated and why did you choose operative? Literally, the most horrifying department in dentistry is the one you chose to specialize in. अच्छा देखिए मैं हूँ 2011 अल्तमश का ग्रेजुएट। Okay. अल्तमश इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल मेडिसिन 2011। Right. ठीक है, फिर उसके बाद मैंने हाउस जॉब की अल्तमश से ही की। सही है। ठीक है, जिस दिन मेरी हाउस जॉब कंप्लीट हुई तो उसके नेक्स्ट डे जो है, जो आप समझ लें कि मेरे मेंटोर के हैं या गुरु के हैं, मेरी फैमिली जो है डॉक्टर भी हैं, मेरी दादी दादा सब, फादर भी सब उनको दिखाते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर मसूद हमीद ख़ान, Okay. जो वाइस चांसलर रह चुके हैं डाउ यूनिवर्सिटी के। तो उनके पास मेरे अब्बू लेके गए कि ये अब इसकी हाउस जॉब हो गई है, सब कुछ हो गया, आप क्या समझते हैं कि सही। तो उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया जो मैं आज यंग डेंटिस्ट को दूंगा कि अगर पाकिस्तान में रहना है तो सबसे पहले आप अपना क्लिनिक खोलें। Okay, that's आफ्टर कंप्लीटिंग योर हाउस जॉब, यानी RDS रजिस्टर्ड डेंटल सर्जन, यानी आप BDS कर लिया, रजिस्टर्ड PMDC से आप रजिस्टर्ड हो गए, तो फिर आप सबसे पहले अपना क्लिनिक खोलें। That's a fresh take. ठीक है, क्यों खोलें? क्योंकि इट विल टेक टाइम। ठीक है, उसको टाइम लगेगा, इट्स अ बिज़नेस। जैसे आप कोई स्टोर खोलते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या कस्टमर पहले दिन जाता है स्टोर पे? नहीं। इट विल टेक टाइम। ठीक है, 6 महीने आप खुद देखेंगे कि जी वहाँ पे जो है कोई नहीं आ रहा, 3 महीने कोई नहीं आ रहा, फिर आहिस्ता 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 ट्रस्ट डेवलप होता है। फिर देखते हैं कि कैसे वो जो स्टोर मैन है वो किस तरह उसको डील कर रहा है, ये कर रहा है। एक दिन में तो इम्तियाज़ स्टोर नहीं बन गया ना। Right, एक दिन में ना ही absolutely. सुपरमार्केट नहीं बन गई ना। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप अपना क्लिनिक खोलें। ठीक है, क्योंकि एट योर क्लिनिक नोबडी टीच यू। ठीक है, और एक आप चीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि यही मेरा अगला सवाल भी है। द फैक्ट दैट आई एम गोइंग टू बी द प्रिंसिपल डेंटिस्ट एट माई क्लिनिक इफ आई ओपन इट इज़ द मोस्ट स्केरी थिंग, बिकॉज वो है ना कि SOS हम ही है, जो भी मसला है वो हम ही ने देखना है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि दुनिया में सबसे अच्छा टीचर कौन है? आप खुद हैं। आप अपनी गलती से सीखते हैं। आप गलतियाँ करेंगे तो सीखेंगे। राइट। सही है, तो आप अपने क्लिनिक पे सबसे ज़्यादा लर्निंग कर रहे होते हैं। आप गलतियाँ करेंगे तो आप बुक खोलें, आप लिटरेचर खोलें, रिसर्च करें, ये करें वो करें कि यार मैंने ये गलती करी है, मैं इसको कैसे ओवरकम करूँ। आप अपने सुपरवाइज़र से पूछें, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, अपने टीचर से पूछें, उनसे पूछें कि सर मुझसे ये गलती हो गई। आप उनको, अब तो लेटेस्ट ज़माना है, वो ज़माने में तो ये सब नहीं होता। अब तो ये है कि जी अभी भी स्टूडेंट्स जो हैं मुझसे कहते हैं कि सर ये मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ OPG या एक्सरे वगैरह ये सब चीज़ें, सर काइंडली गाइड कर दें। सही। पूछें। तो सबसे पहले तो ये है कि क्लिनिक जो उन्होंने कहा था कि सबसे पहले आप अपना क्लिनिक करो, क्योंकि क्लिनिक
जो है वो मरते दम तक आपका साथ देगा, यानी 7 generations to generations. सही. ठीक है, it's a you will become a brand. अच्छा तो सर वो and क्या? it will take a time to become a brand. Absolutely. तो because now your clinic has become a like quite a famous brand, आप मुझे बताएं कि what are some realistic expectations to have in the beginning when somebody opens the clinic? देखिए, सबसे पहले तो आजकल जो न्यू जनरेशन है उसको मैं यही कहूँगा कि जी देखें, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें. ठीक है. देखें, आज जो आपके सामने पूरी दुनिया के हालात हैं, जंग चल रही है, फिर उसके बाद बाइंग पावर लोगों की ख़त्म हो गई है, कोविड, आफ्टर कोविड काफ़ी मसले आए, इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये सब चीज़ें हैं. तो सबसे पहले तो आप इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा बड़ी ना करें. मैंने भी अपना जो क्लिनिक खोला था तो हार्डली मेरे हिसाब से वॉशरूम के बराबर था क्लिनिक. ओह दैट्स स्मॉल, जस्ट 1 यूनिट. और हार्डली आप कह रहे हो जैसे इतना बड़ा वॉशरूम होता है, इतना बड़ा क्लिनिक था मेरा. वेटिंग एरिया मेरा जो है वो आप समझ लें बाहर, डॉक्टर प्लाजा 2 तलवार पे मैंने अपना क्लिनिक खोला था. लेकिन मेरे मेंटोर, आप मैं कहूँगा एक और थे, डॉक्टर अबू बकर शेख, जो फातिमा जिन्ना में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो उनका क्लिनिक बिल्कुल सामने था. सही. उन्होंने देखें ये नहीं समझा कि ये कॉम्पिटिटर है या कुछ है. वो मेरे पास आते थे, रोज़ आते थे, 2-3 दिन बाद आते थे, कहते हाँ बताइए सब खैरियत है, कोई मसला तो नहीं, कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना. देखिए ये एक अच्छी वो होती है. बेहतरीन. That must have pushed you to become a mentor yourself. ठीक है जी, क्लिनिक आप खोलें, नहीं चल रहा कोई बात नहीं. अब आप सोचें कि कैसे चलाना है. ओके. मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है. How did you work on your marketing? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया. मार्केटिंग उस वक्त जो थी, मार्केटिंग क्या होती थी, डिफरेंट किस्म के वाउचर्स आते थे, वाउच 365, बोगो, इस तरह. ठीक है, एक जो अभी गो लूट लो है, उस वक्त वो lootlo.pk होती थी, मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती थी, कराची डील्स, फला. ठीक है ना. ये बात हो रही है 2012-13 की. सही. ठीक है. तो उस पर जो है वो मार्केटिंग वो करते थे. ठीक है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप समझे मैंने 600-650 रुपीज़ में भी स्केलिंग्स की हैं. ओके. सर कौन सा ज़माना है? ये हमारा है 2011-12 कवर के. फिर भी बहुत सस्ता है उसके हिसाब से भी. अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो आजकल नई जनरेशन, उसमें ये मसला आ रहा है कि वो ये आ रहा है कि जी बस एक पेशेंट आया, बस उसी से कमा लो. हाँ. मैं उसको दबोच लो. सच्ची बात है, उसको दबोच लो. नहीं, ठीक है, ये मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी. अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, आप उसका प्रॉपर एथिकली काम करें. ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ कंसल्टेशन के लिए आ रहा हो. अगर वो स्केलिंग के आ रहा, मेरे पास एक पेशेंट आया, मैं आपको एक बताऊँगा, उनकी मैंने स्केलिंग की फॉर एग्जांपल 1500 की. मुझे नहीं पता था कि वो सेटिस्फाई होंगे नहीं होंगे, वो नहीं वो सेटिस्फाई होंगे. घर जाके बोला तो उनके फादर ने आके मुझसे फुल माउथ रिहैब, जिरकोनिया क्राउन्स, जिरकोनिया के सारे चीज़ें. राइट. रेफरेंस गोज अ लॉन्ग वे. ठीक है, लॉन्ग वे. लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने 1500 की स्केलिंग कराई और उनके फादर ने लाखों का काम कराया. तो ये सोचनी चाहिए कि मल्टीप्लाई द पेशेंट्स. एब्सोल्युटली. यू हैव टू बिकम अ डेंटिस्ट. ठीक है, ऐसा डेंटिस्ट बने कि वो आपको आप ग्रो कर सकें. अच्छा, वैसे सर दिस रिमाइंड्स मी कि जब आप फॉर एग्जांपल स्केलिंग ही अगर हम किसी पेशेंट की कर रहे हैं या कोई ऐसा प्रोसीजर कर रहे हैं जो बहुत ही लिमिटेड है, एक दांत का है, और आपने जनरल अपनी एग्जामिनेशन में नोट किया कि अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन इन दिस माउथ टू, तो डू यू persuade the patient in any way to get other things fixed as well? हाँ, just inform. देखिए, ये भी मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी आपने सवाल किया कि ऐसा डेंटिस्ट आपको हर चीज़ को कवर अप करना है, यानी कि सिर्फ स्केलिंग नहीं कर रहे हैं आप. आपने स्केलिंग कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि पेशेंट के मेल अलाइनमेंट है तो आप उसको ऑर्थोडोंटिकली सजेशन दें कि भाई आपको ब्रेसिस की सख्त ज़रूरत है. अगर फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि ये वहाँ पे केरीज है तो आप उसको एवेलुएट करें, जो प्रॉपर प्रोटोकॉल है कि ऐसे करें, ये करें, वो करें, और वो देखें कि भाई रूट कनाल है कि फिलिंग है, ये क्या है. ठीक है, ये नहीं कि आप पेशेंट आया है, आपने स्केलिंग करी, बस ख़त्म. अब जो आजकल जो एसोसिएट्स हैं ना जी, ठीक है, आपने देखा होगा मैंने अभी तक कोई एसोसिएट नहीं रखा. अच्छा, ओके. मैं अकेला अभी 15 साल से मैं सोली मैं ही एक मतलब आप अपने क्लिनिक में मैं डेंटिस्ट. इज दैट बाय चॉइस? इट्स नॉट बाय चॉइस. मैंने जो है एक एसोसिएट रखा, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा दिन चला नहीं मेरे साथ. सही. उसकी वजह ये थी कि मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने कहा कि जी भाई ये पेशेंट आए, इनकी स्केलिंग करनी है या फिलिंग करनी है, बस वो वही पर्टिकुलरली वही कर रहे हैं बस.
बस जो कमांड दे दी जैसे लाइक रोबोट कि आपने बस ये कमांड दे दी बस वही कर रहे हैं। देखिए आप चीज़ें देखें सही। अच्छा आप जब चीज़ें निकालेंगे देखेंगे होंगी उसके मुंह में चीज़ें, हज़ारों चीज़ें होंगी, ठीक है। आप प्रॉपर्ली एवेलुएट करें, एटलीस्ट पेशेंट को बता तो दें कि ये मसले चल रहे हैं। हाँ इसी तरह तो होगा। एब्सोल्युटली। अब वो फिर मल्टीपल काम कराएगा या अभी नहीं कराएगा बाद में करवाएगा, लेकिन आप उसको बताएं तो सही। बिल्कुल। और पेशेंट जब कोई काम करवाने आता भी है तो द पेशेंट देमसेल्व्स आर ओनली देयर ऑफन बिकॉज इट्स दिस वन पार्ट इज हर्टिंग, राइट? दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट अदर थिंग्स मस्ट बी गोइंग ऑन एंड दे अप्रिशिएट दिस ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम देयर प्रैक्टिस। भैया आपका फ़र्ज़ बता दें। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट जो है वो बहुत एग्रेसिव ब्रशिंग कर रहा है, या आपको कैसे पता चलेगा? या आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे टूथवेयर हुई भी होगी, ठीक है। टूथवेयर किस तरह की हुई होगी कि गम रिसेशन वगैरह हुई होगी, ठीक है। और जो है वो पेशेंट जो है वो एब्रेशन जो है वो कर रहा होगा, ठीक है। तो आप फ़ौरन उससे पूछेंगे कि आप बहुत हार्ड ब्रशिंग कर रहे हैं या हार्ड ब्रश यूज़ कर रहे हैं, तो वो फ़ौरन कहेगा हाँ जी मैं तो सॉफ्ट मीडियम हार्ड, सॉफ्ट वाला नहीं मैं हार्ड वाला कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं? ये मज़ा नहीं आता ब्रश करने में, फील नहीं होता, पता नहीं चलता, सफाई नहीं होती उनके सफाई नहीं होती। उनको बताएं कि भाई देखें इससे आपके दांत जो है वेयर हो रहे हैं, आपकी जो टॉप मोस्ट एनामल जो है लेयर वो वेयर ऑफ हो रही है, सेंसिटिविटी बढ़ रही है, गम रिसेशन इसी वजह से हो रही है, नज़र आ रहा होता है, डेंटल एक्सपोज हुआ होता है। अक्सर ऐसी छोटी छोटी बातें सुन के वो इतना हैरान हो जाते हैं कि मेरी वजह से ये हो रहा है, मैं ऐसा करूँ, एंड देन वी टेल देम कि जी जी बिल्कुल आपकी हैबिट की वजह से हो रहा है। आजकल जो बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके नाइट ग्राइंडिंग के, ब्रक्सिज्म के, बहुत ज़्यादा कॉमनली आपको मिलेंगे ड्यू टू स्ट्रेसेस जो हालात हैं मतलब पूरी दुनिया के, ये ठीक है। नींद पूरी नहीं हो रही है, रातों को जाग रहे हैं या काम का स्ट्रेस है जो भी है, ठीक है, तो उनको नहीं पता। आप जब क्लिनिकली एवेलुएट करते हैं, डेंटल एग्जामिनेशन करते हैं, तो आप देखते हैं कि जी वहाँ पे एट्रीशन है, ब्रक्सिज्म है, ये सब चीज़ें। तो आपका फ़र्ज़ है कि आप पेशेंट को बताएं, पूछें उनसे कि क्या आप रात को ग्राइंडिंग कर रहे हैं, वो कहेगा नहीं मैं नहीं कर रहा। उनके वाइफ से पूछें, सही, और डेफिनेटली वो कहेंगे हाँ रात को आवाज़ आती है कचर 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 कर, क्यों आ रही है आवाज़, क्या मसला है। अच्छा जब उनसे आप पूछेंगे सुबह आप उठते हैं तो कोई आपको कुछ डिफरेंट लगता है, कहते हैं हाँ जी मुझे तो अपने पट्टे जो हैं यानी कि वो जो हैं अकड़े हुए लगते हैं, या मसल्स जो हैं बहुत स्टिफ लगते हैं, सही, स्टिफनेस फील होती है मसल्स की। तो ऑब्वियसली ये जो है दिस इज़ अ साइन, ठीक है। मसल रिलैक्सेंट आपको देना, आपको नाइट गार्ड देना, रिमूव द कॉज। अच्छा सर, वैसे आपने बीच में एक बात मेंशन करी थी अबाउट कोविड एंड द वॉर सिचुएशन एटसेट्रा, तो आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट वर द हाउ वाज योर एक्सपीरियंस डिफरेंट ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, क्योंकि आपका तो क्रिकेट आपका जो क्लिनिक था वो तो तब भी अप एंड रनिंग था, आपको काफ़ी अर्सा हो गया था क्लिनिक स्टार्ट किए हुए। देखिए सब पूरी दुनिया में था, ठीक है ना, और जो प्रोटोकॉल थी वो प्रॉपर फॉलो की गई थी, ठीक है। जब लॉकडाउन था तो वो डेफिनेटली लॉकडाउन में तो सब कुछ बंद था, लेकिन जो टेम्प्रेरी तौर पे वो लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट हो जाता था, या थोड़ा बहुत बेहतर हो जाते थे, केसेस कम हो जाते थे, तो थोड़ा बहुत कराची खुल जाता था तो फिर उसमें जो है डेफिनेटली हमें वो स्ट्रॉन्ग पीपीपी जो है पर्सनल वो हम पूरा पीपी पहन के जो है करते थे, ठीक है। जो 3M के जो है वो मास्क वगैरह पहन के और ये सब चीज़ें करके हमें प्रॉपर वो करना होता था। तो इन टर्म्स ऑफ पेशेंट फ्लो, इन टर्म्स ऑफ जनरली हाउ द क्लिनिक वाज परफॉर्मिंग, वाज इट अफेक्टेड? ऑब्वियसली देयर इज अ बिग डिफरेंस। पूरी दुनिया क्राइसिस में आ गई थी, पेशेंट फ्लो काफ़ी कम हुआ था, सब कुछ हुआ था। अच्छा, आपको लगता है कि एक इंटरनेशनल सिचुएशन, चलें कोविड तो एक पेंडेमिक था ना, इट वाज अ हेल्थ प्रॉब्लम, बट एन इंटरनेशनल सिचुएशन, फॉर एग्जांपल द ऑनगोइंग वॉर एंड द ऑनगोइंग सिचुएशन अमंग डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वुड दैट एनी हाउ अफेक्ट समथिंग लाइक अ प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ माइन? यस ऑब्वियसली, ठीक है। उसमें ये है कि देखिए बाइंग पावर लोगों की जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रही है, सही, ठीक है। अब पेशेंट जो है आता है तो वो यही कहता है कि जी डिस्काउंट करें, ये करें, वो करें, ठीक है। तो बाइंग पावर लोगों की काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रही है, ठीक है, ड्यू टू जो भी जो है पेट्रोल महंगा हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है। पेशेंट ये भी डिमांड करता है डॉक्टर साहब कोशिश करें एक ही विजिट में कर दें RCT, ठीक है, मल्टीपल विजिट्स में ना करें, बार बार आएंगे पेट्रोल ज़ाया होगा, ये मतलब they are demanding basically. Achha, what about the stuff that you have to get for your clinic on your own, like the materials and everything? Does the prices fluctuate in that Obviously, as well? It fluctuate. राइट। अच्छा सर, दिस एकदम से हम आई आस्क्ड द क्वेश्चन तो मेरे जहन में आया कि अभी हम क्योंकि क्लिनिक सेटअप करने के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो हाउ डू यू सजेस्ट वन गेट्स एन आइडिया ऑफ कि मैं एक क्लिनिक सेटअप कर रहा हूँ, व्हाट टू बाय एंड वेयर टू बाय इट फ्रॉम? हाँ देखिए सबसे पहले जब मेरी बात कट भी गई थी, मैंने आपसे कहा था कि छोटा सा मेरा क्लिनिक था, जस्ट लाइक अ छोटा सा वॉशरूम की तरह था, ठीक है। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए स्टार्ट लें तो छोटे पैमाने से लें, सही। अगर वो आपको लग रहा है कि उसमें ग्रोथ है, यानी उस क्लिनिक ग्रो कर रहा है, यानी कि
आपको प्रॉफिट दे रहा है तो फिर आप थोड़ा सा उसको ग्रो करें। यानी कहने मतलब मैंने डॉक्टर प्लाजा से स्टार्ट किया, छोटा सा रूम था, फिर उसके बाद मैं बदा कमर्शियल पे आया, ठीक है, वो भी अपने फादर का वो था, ऑफिस था, उसमें उन्होंने एक पोर्शन मुझे दे दिया, सही, ठीक है, कॉमन वेटिंग एरिया था, सब कुछ था, ठीक है। फिर मैंने जब MDS कर लिया तो मैंने कहा कि यार अब मुझे तो जगह चेंज करनी चाहिए। नाउ आई एम बिकम अ कंसल्टेंट, राइट, यू आर अ स्पेशलिस्ट नाउ, ठीक है। मैं फिर कोर्सेज वगैरह कराने लगा, तो फिर मैंने जगह अपनी इंडिपेंडेंटली ली, मतलब मैंने ग्रो इस तरह किया कि आहिस्ता आहिस्ता जगह को बढ़ाता गया। ये नहीं कि मैंने हाथी पाल लिया और मैं हाथी को खाना नहीं खिला पा रहा हूँ, सच्ची बात है। सही है, तो ये तो लेट्स स्टार्ट स्मॉल, ये आपका मेन वो है। बट फिर वही माय क्वेश्चन है कि लाइक क्या लें और कहाँ से लें, ये तो एक अब ये भी है, अब उसमें भी ये है कि कहाँ क्या लें और क्या कहाँ से लें। अच्छा देखें, कोशिश करें कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें स्टार्टिंग में, ठीक है। जैसे आप यूनिट ले रहे हैं, याद रखिएगा बड़े बुजुर्ग कहते हैं मशीन जब कोई भी लो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो डेंटल यूनिट हो, चाहे वो एक्सरे मशीन हो, नहीं लो। गाड़ी लो तो नहीं लो, क्यों लो? क्योंकि उसमें कोई ना कोई ख़राबी होगी या कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तभी तो उसने बेची है, तभी तो उसमें काम निकलेंगे। ठीक है, तो याद रखें आप लोकल यूनिट्स ले लें, ठीक है। लोकल यूनिट से मुराद ये है कि लाहौर बेस पंजाब में बेहतरीन हैं। मेरा जो है यूनिट आज अभी तक वही का वही है जो मैंने 2011 एक्सपो जब कराची में लगी थी वो जो लिया था, वो आज तक है और अल्लाह का शुक्र आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ एक लाइट ख़राब होती है, बल्ब ख़राब होता है, मैं उसको चेंज करा लेता हूँ। उसकी दो वजूहत हैं, एक तो ये है कि वो एक ही बंदा ऑपरेट कर रहा है, यानी मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। सही, तो ये भी डिपेंड करता है कि ये ऑपरेटर कौन है। और दूसरी चीज़ ये कि जो है आपने जो है उसको मेंटेन रखा हुआ है, ठीक है। मैं उसकी नॉर्मल साल में एक दफ़ा सर्विस वगैरह करा लेता हूँ, सही। तो लोकल ब्रांड जो है मैं समझता हूँ कि इनिशियली वो कॉस्टली भी नहीं है, ठीक है। उसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको इजीली मिल जाएंगे, रिपेयर आराम से हो सकता है। अच्छा अगर कोई अफोर्ड कर सकता हो तब भी महंगे की तरफ ना जाए? नहीं, मेरे हिसाब से अभी ना जाए, इसलिए ना जाए क्योंकि खुदा ना खासा नहीं चला, जो कि आप देख रहे हैं कि आजकल ये हो रहा है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट टेम्परामेंट भी नहीं है आजकल लोगों में, ठीक है ना। वो एक साल भी नहीं बैठते हैं और कहते हैं बस हम पैकअप बंद करें क्लिनिक को, एक साल तो कम से कम बैठे। अच्छा सर, सॉरी एक टेंजेंट यहाँ पे फिर से क्रिएट हो रहा है, लेकिन आपके हिसाब से एक प्रैक्टिशनर को कब ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी एंड आई शुड पैक अप? देखें, जब आप अपनी जेब से जो है सारा खर्चा देना शुरू कर दें, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल रेंट, बिजली का बिल, उसके बाद असिस्टेंट वगैरह जो आपने रखा है, मटेरियल वगैरह जो भी है, उसके बाद जो है लेबॉर्ट्री वगैरह, या अब आप देख रहे हैं कि जी 1 साल हो गया, 6 मंथ्स हो गए और आपको 0% प्रॉफिट हुआ है, यानी आप यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग टू योर होम, घर पे कुछ लेके जा ही नहीं रहे, जो आपने कमाया और वो आप अपनी जेब से दे रहे हैं। हाँ, अगर आप समझते हैं कि जी जो आपने कमाया वो सब आपने दे दिया, यानी 0 प्रॉफिट 0 लॉस, तो थोड़ा वेट एंड सी, आहिस्ता आहिस्ता देखें। और अगर आप देख रहे हैं कि नहीं सिर्फ लॉस ही हो रहा है, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली प्रोग्रेस को मॉनिटर ये अल्लाह ताला आपको एक साइन दे रहा है कि जी इट्स नाउ चेंज द फील्ड। अच्छा सर, थोड़ा सा अब आपकी स्पेशलिटी की तरफ वापस आते हैं, तो आई हैड आस्क्ड यू द क्वेश्चन व्हाई डिड यू चूज एंडोडोंटिक्स इन पर्टिकुलर? हाँ, देखिए मैं ये जो बात बताना चाह रहा था ये है कि मैं जो हूँ बाय डेस्टिनी ऑपरेटिव में आया हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं जो है जब हाउस जॉब मेरी कंप्लीट हुई 2012 में, तो मैंने डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ओझा कैंपस, जो उस वक्त DIDC था, डाउ इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज था उस वक्त, अच्छा, वहाँ पे मैं अपॉइंट हुआ पैरियो में अपॉइंट हुआ, ठीक है, ऐसा लेक्चरर। सही। लेकिन वहाँ जो ऑपरेटिव के लोग थे वो सब मेरे टीचर रह चुके थे, डॉक्टर फरहानाज ब्यावानी, डॉक्टर अदील अहमद वगैरह, ये सब थे। आपके अल्तमश में टीचर्स रह चुके थे? जी, अल्तमश में। तो उन्होंने कहा भाई इसको पैरियो में क्यों रखा है, इसको तो ऑपरेटिव में लाओ, ये तो ऑपरेटिव का बंदा है। क्योंकि हाउस जॉब में मैंने तकरीबन आप समझ लें 300+ एंडो किए हैं हाउस जॉब में। जी, सिर्फ हाउस जॉब में 300+ किए हैं। सर हमने 300+ पेशेंट भी नहीं देखे। वो कैसे किए हैं देखें, उसके पीछे वजह थी। उसके पीछे वजह ये थी कि हमारी जो हाउस जॉब थी उस वक्त 7 बजे तक होती थी, 7 PM तक, ठीक है, और अनपेड होती थी।
ठीक है। अनपेड हाउस जॉब में आपने 300 पेशेंट्स कर लिए सर? अनपेड होती थी, कोटा सिस्टम होता था कि आपको इतने जो है स्केलिंग करनी है, इतनी फिलिंग्स करनी है, इतनी करनी है करनी। फिर बाद में हमने रिक्वेस्ट की कि भाई हम अनपेड हैं तो काइंडली जो है आप टाइमिंग कम करें, तो उन्होंने 2 बजे तक कर दी हमारी टाइमिंग कंपनसेट करने की। शुक्र। ठीक है, 2 बजे तो कर दी, लेकिन मेरा घर करीब था अल्तमश से, आप तो मैंने अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से कहा कि सर काइंडली मैं सीखना चाहता हूँ, तो काइंडली आप मुझे जो है ना तकरीबन एग्जेक्टिव में या नीचे जो ओपीडी में जो ट्रेनीज़ हैं FCPS के रेजिडेंट्स वगैरह हैं उनके साथ जो है मुझे थोड़ी सी जो है ना सीखने दें। मैं 4 बजे तक 5 बजे तक जो है मैं सीखना चाह रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा जब बच्चा सीखना चाह रहा है तो करने दो। सही। तो फिर मेरे मेंटोर जो मेरे गुरु हैं, हमेशा से मैं जब भी कोई प्रॉब्लम होती है मैं उनको कॉल करता हूँ, डॉक्टर हारून शाह जो लियाकत नेशनल में होते हैं। अच्छा, ओके ओके, आई थिंक आई हर्ड दिस नेम बिफोर। हाँ, डॉक्टर हारून शाह भी FCPS हैं, ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री एंडोडोंटिक्स में। तो भी कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी कुछ होता है, कोई केस में कोई गड़बड़ होती है, कुछ होता है, तो मैं सर को फ़ोन करता हूँ, सर ज़रा थोड़ा गाइड करें, नहीं करें। ठीक है, तो उनकी उस वक्त चल रही थी FCPS की ट्रेनिंग। सही। अल्तमश में, और मेरी हाउस जॉब चल रही थी। ओके ओके। तो मैं उनके साथ हर वक्त, तो ही मस्ट हैव गॉटन टू नो अबाउट यू। मुझे बहुत अच्छी तरह उन्होंने मुझे सिखाया, सब किया। ठीक है, मैं प्रीमोलर्स, सेंट्रल इंसाइजर्स, जब मैं उस पर हाथ साफ कर लिया अच्छी तरह, तो फिर उन्होंने मुझे, अब देखें ट्रस्ट डेवलप हुआ उनको भी कि यार इसको आता है काम, चलो अब इसको थोड़ा मुश्किल केस दो। अच्छा, ठीक है, तो उन्होंने जो है मुझे मोलर्स भी देना शुरू कर दिए। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने करी। तो उस वक्त आप समझ लें जो आफ्टर हाउस जॉब जो मैं 2 बजे से लेके 5 बजे तक जो वॉलंटियरली मैं एक OPD में और कोई हाउस ऑफिसर्स हैं भी नहीं, नोबडी टू शेयर वर्क विद, बस अपने पैशन के लिए। राइट। तो मैंने वो 300 जो पूरे साल में आप समझ लें, मतलब मेरी आप समझ लें पूरे साल जो ऑपरेटिव की रोटेशन चलती रही। सुबह मेरी रोटेशन मूव करती थी एंडो में, प्रोस्थो में, इसमें, लेकिन ऑपरेटिव आप रोज करते थे? लेकिन रोज़ मैं ऑपरेटिव शाम में करता था। तो इसलिए अल्तमश के जो मेरे टीचर्स थे जो डाओ में थे, तो उन्होंने कहा भाई ये तो ऑपरेटिव का बंदा है, इसको पैरियो में लाओ। तो विद इन आप समझ लें 2-3 महीने में या 4-5 महीने में उन्होंने मुझे ऑपरेटिव में शिफ्ट कर दिया। सर, इट इज़ सच अ बिग फ्लेक्स दैट योर सुपरवाइजर्स आर सेइंग कि नहीं ये बच्चा तो इसी डिपार्टमेंट में बिलोंग करता है, सो दैट्स इनक्रेडिबल। तो मैं ऑपरेटिव में ऐसा लेक्चर अपॉइंट हो गया फ्रॉम 2012। अच्छा। टिल मतलब एंड ऑफ 2012 टिल 2015, 3 साल रहा। ठीक है, फिर MDS का वो एप्टीट्यूड एग्ज़ाम हुआ 2013 में डाओ में। तो उस वक्त भी मेरा जो मेरिट लिस्ट था वो काफ़ी नीचे था। ठीक है, उसमें मेरे पास ऑप्शन सिर्फ 2 बचे। डॉक्टर यावर अली आबदी वाज द MDS डायरेक्टर उस वक्त। तो उन्होंने कहा भाई दानिश तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, एक ओरल पैथोलॉजी है और एक डेंटल मटेरियल्स है। ओहो, अब क्या चूज़ करोगे? मैंने कहा समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अच्छा। मैंने कहा ओरल पैथोलॉजी। ओके, सही। अब मैंने ओरल पैथोलॉजी ले लिया। अच्छा देखिए, MDS में ये होता है कि जी 8 सेमेस्टर्स होते हैं, 8 सेमेस्टर्स, 4 years 8 सेमेस्टर्स, यानी 6 मंथ्स का सेमेस्टर होता है। पहले साल जो है फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर्स होंगे, फिर सेकंड ईयर में 4, इस तरह से। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जो होता है वो कोर सब्जेक्ट्स होता है, बेसिक साइंसेस का कोर। सही। उसमें क्या होता है कि जितनी भी MDS रेजिडेंट्स हैं, चाहे वो बेसिक साइंसेस के हों या क्लिनिकल साइंसेस के हों, जिसके अंदर ओरल पैथोलॉजी, ओरल बायोलॉजी, कम्युनिटी डेंटिस्ट्री वगैरह, डेंटल मटेरियल्स, ऑपरेटिव सर्जरी वगैरह सब एक साथ होते हैं। ओके। और उनके जो एग्जाम भी होता है तो वो भी बेसिक साइंसेस वाला होता है, मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, अल्ट्रास्ट्रक्चर पैथोलॉजी, डेंटल मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, बायोस्टैट्स वगैरह, एपिडेमियोलॉजी वगैरह। तो उसमें बाय चांस जो मुझसे एक मेरिट ऊपर थी, मेरी क्लास फेलो ही थी अल्तमश की, तो उसने छोड़ दिया। उसने ऑपरेटिव जो है, उसने कुछ पर्सनल रीज़न से उसने जो है वो कहा कि नहीं मैं MDS छोड़ रही हूँ। सर यू वर मेंट टू बी एन ऑपरेटिव। तो वहाँ से मुझे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन जो डिपार्टमेंट होता है, PGMI जो होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, वहाँ से कॉल आई कि जी वो एक जो है कैंडिडेट है, उन्होंने MDS जो है वो छोड़ दिया है, तो अब ये सीट खाली हुई है, तो अगला नंबर आपका है, यानी अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट। तो क्या आप ऑपरेटिव लेंगे? So you were very close in the merit list. तो मैंने कहा हाँ बहुत ज़रूर, बिल्कुल फ़ौरन आ जाऊँगा। तो मैं फिर घूम फिर के फिर से ऑपरेटिव। और बाय चांस जो है जो मेरी सुपरवाइज़र हैं, जो मुझे मिली जो सुपरवाइज़र, उन्होंने आप समझ लें 3rd ईयर अल्तमश से लेके अभी तक वो मेरी आप समझ लें, मैं अपनी माँ से ज़्यादा जो है तो भी वेरी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, मैं उनको कहता भी हूँ कि मुँह पे भी कहता हूँ कि अपनी माँ से ज़्यादा मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। इनक्रेडिबल। समझ रहे हैं आपको, मतलब मेरी मदर से ज़्यादा वो मुझे
टू बी वेरी ऑनेस्ट Right. अजीज हैं। अच्छा सर, इतना जो जुनून था आपका ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स का, तो आपने एमडीएस क्यों चूज़ किया? आप मतलब उस वक्त आपको कैसे पता चला कि अच्छा दिस इज़ द रूट आई वांट टू गो टू, एफसीपीएस नहीं करना चाहता? देखिए एमडीएस मैंने क्यों चूज़ किया, उसकी वजह ये थी कि मैं ऑन जॉब था ओ डाउ में, सही, यानी मैं 2012 में ऐसा लेक्चर अपॉइंट हो गया था। ठीक है। तो 2013 में जो है एमडीएस अनाउंस जब हुआ तो उन्होंने कहा कि जी फैकल्टी भी जो है एनरोल हो सकती है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके, एनओसी लेके। अच्छा। जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में अब हाँ सही, हो रहा है, शुरू से होता आ रहा है कि जी फैकल्टी जो है वो एनओसी ले ले यूनिवर्सिटी से और वो प्रोग्राम में एनरोल हो जाए। जैसे ठीक है। पीएचडी, एमफिल लीडिंग टू पीएचडी है या सही। एमडीएस है या एमएससी है या एमएचपी भी कर रहे हैं लोग, कुछ एमएचपी भी कर कर रहे हैं। तो वो यूनिवर्सिटी, अगर वो कोई प्रोग्राम यूनिवर्सिटी बेस्ड प्रोग्राम है और आप उसी में जॉब कर रहे हैं तो आप ऑन जॉब एनओसी लेके या बॉन्ड साइन करके आप जो है उसी यूनिवर्सिटी से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने वो कर लिया। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन ही था, ऑप्शन आया ही नहीं एफसीपीएस का। मैंने कहा भाई ऑन जॉब मैं कर रहा हूँ, मेरा सही। एक्सपीरियंस भी काउंट हो रहा है, बिल्कुल। मुझे तनख्वाह भी मिल रही है, तो मैं क्यों ना करूँ एमडीएस। आपके लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन था ऑल्सो, क्योंकि आपके मॉर्निंग आवर्स ऑलरेडी मसरूफ थे, तो आप एफसीपीएस की हाँ, ट्रेनिंग फजल में मैं जो है एफसीपीएस अगर करता है किसी इंस्टीट्यूट से तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ती। बिल्कुल, तो तो ये आपके मेरा लिए एक option अच्छा था। अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई थी। अच्छा, तो सर आपका जो एमडीएस का एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा डाउ में? देखिए डाओ यूनिवर्सिटी एक इज़ अ बिग नेम। आगा खान के बाद डाओ का नाम आता है सेकंड नंबर पे, ठीक है ना। और पूरी दुनिया में एक नामी ग्रामी आप समझ लें यूनिवर्सिटी है। जो भी डाओ का ग्रेजुएट बाहर जाता है, कहीं में जाता है, तो उसकी एक रेपुटेशन, एक नाम है उसका, ठीक? राइट। तो एमडीएस जब मैं डाओ से कर रहा था तो मेरी सुपरवाइज़र डॉक्टर फरहानाज बेहवानी थी। वो एक ही वेस्ट ट्रेंड है, तो अच्छा। वो जो स्टैंडर्ड था, जो क्वालिटी थी, जो उनका तरीका था, वो आगा खान वाला स्टैंडर्ड था। सही। वो हर चीज़ मुझे आगा खान वाले स्टैंडर्ड पे करवाती थी कि रबर डैम लगाओ, ये करो, वो करो, वो करो, ठीक है। मैंने सबसे पहले जब रोटरी परफॉर्म करी, रोटरी एंडोडोंटिक्स परफॉर्म की, तो मैंने फाइल तोड़ दी फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम। अच्छा, मैं वैसे मतलब पूछती फर्स्ट हूँ। अटैम्प्ट ऑफ रूट कनाल और भी रोटरी एंडोडोंटिक्स, और मैंने फाइल जो है वो ब्रेक कर दी। अच्छा, वो बाई चांस मेरे पीछे खड़ी हुई थी, ठीक है, सुपरवाइज कर रही थी, तो वो पीछे खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा तोड़ दी? मैंने कहा हाँ तोड़ दी, ठीक है। उन्होंने कहा कि पेशेंट को बताओ। ओह, दैट्स द टफेस्ट पार्ट। ठीक है, उन्होंने फ़ौरन कहा पेशेंट को। मैंने कहा हैं क्या कह रही हैं? कह रही हैं पेशेंट को बताओ, ठीक है। तो वो बेसिकली वो देखना चाह रही थी कि मैं किस तरह कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करता हूँ, किस तरह बताता हूँ, सही, ठीक है ना। आपके यहाँ डॉक्टर इरफान कुरैशी भी आ चुके हैं, वो मेरे टीचर रह चुके हैं। उन्होंने अल्तमश में मुझे अच्छा पढ़ाया है, ठीक है ना। अल्तमश में थे वो, उन्होंने बड़ा मुझे बहुत अच्छी तरह से मुझे साथ साथ लेके चलते थे। मैं उनसे बड़ा सीखा है मैंने उनसे। तो वो 3 चीज़ें कहते थे, तानी याद रखना, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड हैंड स्किल्स एंड गुड डायग्नोसिस। ये 3 चीज़ें जो हैं अगर आपके पास हैं तो आपसे अच्छा कोई डेंटिस्ट नहीं है। बिल्कुल, मेक्स टोटल सेंस। तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यहाँ पे मैं पेशेंट को किस तरह कन्वे कर रहा हूँ कि फ़ाइल टूट गई है। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप जो है फ़िक्र नहीं करें, वो जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे रूट कनाल करने के लिए, वो छोटी सा पीस टूट गया, सही है, हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे। अगर वो ना निकला तो हम उसको वहाँ नीचे छोड़ भी सकते हैं, जो कि नुकसानदेह नहीं होगा। यानी हम उसको बाईपास कर देंगे, या तो रिट्रीव कर लेंगे या बाईपास कर देंगे। अब बाईपास तो उसको समझ में नहीं आएगा, हाँ, सही तो आपने सही से समझा। रिट्रीव भी समझ में नहीं आएगा। तो हमने कहा कोशिश करेंगे निकालने या उसको जड़ के आखिरी कोने तक, यानी एपिकल कॉन्स्टिट्यूशन तक जाके हम उसको छोड़ दें, ठीक है। हाउ डिड द पेशेंट रिएक्ट? अच्छा ठीक है, सही। अगर फॉर एग्जांपल मैं उसको ना बताता, जो कि यहाँ अब हो रहा है, बिल्कुल, जो कि अब हो रहा है कि बहुत से लोग जो हैं वो फाइल अगर टूट भी जाती है और वो कोशिश भी नहीं करते, अटैम्प्ट भी नहीं करते निकालने की, रिट्रीव करने की या उसको बाईपास करने की या कुछ करने की, तो वैसे छोड़ के बस बंद करा। वो किसी और डेंटिस्ट के पास चला गया, वो लेते एक्सरे और वो कहते हैं कहाँ गए थे आप। अनफॉर्चुनेटली जो है हमारी पाकिस्तानी फितरत है कि हम जो है एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा एक्सरे के ऊपर कि ये कहाँ से करवा के आए आप। तो वो जो हमारी फितरत है, हम फ़ौरन कहेंगे ये आपने कहाँ से करा लिया, आप धज्जियाँ बिगड़ देते हैं दूसरे डेंटिस्ट की, ठीक है ना। तो ये है, इट्स अ फैक्ट। तो आपने अगर बता दिया कि ये हुआ है, ये सब कुछ हुआ है, अगर किसी और डेंटिस्ट के पास जाता है और उसको कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो अगर पूछे तो वो जो पेशेंट कह सके हाँ ये मुझे पता है, ये मेरी फाइल टूटी हुई, पुराने वाले डेंटिस्ट ने मुझे बताया था और उसने काम भी किया है और मुझे कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है,
जो भी है, ठीक है। सही। कम से कम पेशेंट को आप एथिकली जो है, जो गाइडलाइन है सबसे पहली कि अगर आप फाइल ब्रेक हो जाए तो आप क्या करें, तो वो यही है कि इन्फॉर्म द पेशेंट। राइट। सबसे पहले ये बुक में भी लिखा हुआ है, लिटरेचर में भी लिखा हुआ है, और ये ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है, चाहे वो कोई सी भी ट्रेनिंग हो, पोस्ट Patient ग्रेजुएशन। definitely deserves to know, and I'm very glad कि in the very early years of your training, this is something that you were taught. तो अच्छा सर, मेरा एक सवाल है। तो आपने तो MDS किया, बट देयर मस्ट हैव बिन peers around you जिन्होंने FCPS भी किया होगा in endodontics. So in terms of career opportunities, how would you say the two are different? Like somebody when they graduate from MDS, which is a degree-based program, versus when they complete their FCPS training. तो जब दोनों graduates खड़े हुए हैं after completing their training, what does the career prospect look for both of them? देखिए, मेरे साथ FCPS ट्रेनिंग्स भी थे जो मेरे साथ थे, मेरे साथ हैं माशाल्लाह से, अभी भी हैं माशाल्लाह, वहाँ डाव में ही हैं और काफ़ी जगहों पे हैं। सही। तो देखिए, ट्रेनिंग जो पैटर्न है ना 4 साल का, वो सेम है। अच्छा। ये मैं आपको क्लियर कट कर दूं कि MDS इज़ अ डिग्री बेस्ड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, सही है। डिग्री बेस्ड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। Okay. FCPS इज़ अ फेलोशिप विच इज़ अवॉर्डेड बाय द CPSP, कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन, ठीक है। लेकिन ये 4 साल की जो ट्रेनिंग है ना इन द OPD, वो सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ओके। ठीक है। उसको भी उतने पेशेंट करने हैं, उसी तरह के पेशेंट करने हैं जिस तरह MDS वाले को करने हैं। FCPS वाले भी वही सेम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, वही सेम गाइडलाइन फॉलो करते हैं। उनकी भी लॉग बुक्स हैं, हमारी भी MDS वालों की भी लॉग बुक्स हैं, वो भी एक एक केस को जो है वो डॉक्यूमेंट करते हैं। उनका भी जनरल क्लब होता है, अच्छा। MDS का भी जनरल क्लब होता है, उसमें जो है पूरा पैनल बैठता है, उसमें क्रिटिकल अप्रेजल होता है, ठीक है। कोई भी हम कोई केस डिस्कशन होती है, सब चीज़ें वही होती हैं और सब साथ बैठे होते हैं। Okay, ऐसा नहीं है कि वो अलग हैं और हम अलग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। एग्जामिनेशन, FCPS की एग्जामिनेशन का तो हमें पता है CPSP कंडक्ट करवाती है। हाँ। पार्ट 1 होता है, IMM होता है, पार्ट 2 होता है। व्हाट डज इट लुक लाइक? अच्छा देखिए, MDS जो है वो 8 सेमेस्टर्स हैं, ठीक है। तो उसमें होता ये है कि हर सेमेस्टर के बाद आपका एग्ज़ाम होता है, ओके। थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल, यानी ऑस्की भी होगी, ठीक है, ग्रैंड वाइवा वगैरह सब चीज़ें होंगी, टेबल वाइवा वगैरह सब होगा, हाँ वो सब होता है उसमें। और आपका जो है वो थ्योरी बेस भी होगा, वही BCQs हैं, शॉर्ट SCQs हैं, वही FCPS वालों का है, ठीक है। उनका भी लॉन्ग केस है, शॉर्ट केस है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन फ़र्क ये है कि MDS का जो है हर सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। और उनका जो है FCPS का वो IM आफ्टर 2 years हो रहा है, और फिर फाइनल हो रहा है, जो पार्ट 2 का एग्जिट एग्जाम जिसको आप कहेंगी, ठीक है। और उनका भी ऑस्की वगैरह होता है। तो फ़र्क ये है कि उनका 2 साल बाद और 4 साल बाद हो रहा है, यानी क्वांटिटी ऑफ एग्जामिनेशंस वो कम है, हमारे ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन सिलेबस, करिकुलम, XYZ सारी चीज़ें सेम है, वही किताब वो पढ़ते हैं, वही रिसर्चेस वही करते हैं, वही सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, वही सब चीज़ें वही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका तो मतलब है कि इन टर्म्स ऑफ रिकग्निशन या इन टर्म्स ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज भी दोनों के लिए सेम होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द PMDC, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल, FCPS MDS लेवल 3 डिग्रीज है। अच्छा, लेवल 3 डिग्रीज है, ओके, ठीक है। यानी लेवल 1 इज MBBS PDS, MBBS एंड PDS। लेवल 2 के अंदर आ जाता है MPhil, MSc, ठीक है, MSPH, MPH वगैरह जो भी हैं, ठीक है। ये सब चीज़ आ गई, MCPS आ गया, MPhil लेवल 2 डिग्रीज, ठीक है। और लेवल 3 में आता ही MDS, FCPS और PhD है। बेसिक साइंसेज में PhD आ गया, क्लिनिकल साइंसेज में MDS और FCPS आ गया। तो कहने मतलब ये जब PMDC ने ही कैटेगराइज किया हुआ है कि इन द सेम क्या कहते हैं उस स्लॉट लेवल 3, तो अच्छा उसकी ड्यूरेशन भी सेम है, 4 साल, ठीक है। क्योंकि PMDC ही ये रूल्स निकालता है ना कि अब फॉर एग्जांपल आपको HOD होने के लिए PhD होना ज़रूरी है, या अब फॉर एग्जांपल CHP मैंडेटरी हो गया है टीचर्स के लिए एक्सेट्रा। तो इन टर्म्स ऑफ दैट मैंडेटरी गाइडलाइंस आई एम टॉकिंग कि अगर फॉर एग्जांपल किसी पोजीशन के लिए FCPS रिक्वायर्ड है, तो इज MDS कंसिडर्ड एन ऑल्टरनेट? नो, सेम। अच्छा, ओके, सो लाइक इट्स द सेम थिंग। अगर आप मतलब मैं जो PMDC के मुताबिक बता रहा हूँ कि जो लेवल FCPS का है वही MDS का है, सही। और जो लोग MDS करके अभी एकेडमिक जॉब्स कर रहे हैं वो ही सेम उसी लेवल पे FCPS वाले हैं, सेम, ठीक है। और HOD शिप जो आप कह रही हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वाली शिप है, इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, ठीक है। वो PMDC से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, अच्छा, ठीक है। PMDC फॉलो करती है लेक्चरर, SR, सीनियर लेक्चरर, सीनियर रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, ओके। अब जो है आप उसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाएं
ठीक है, आप उसको जो है डायरेक्टर बना दें, कुछ भी बना दें, एडमिनिस्ट्रेटर बना दें, कुछ भी बना दें, अच्छा, क्लिनिकल सही। कोऑर्डिनेटर बना दें, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर बना दें, कुछ भी बना दें। ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है जो आप जिस यूनिवर्सिटी Institute में या decide कॉलेज करें। में कर रहे हैं, तो वो एक एडिशनल जॉब है। ठीक ओके, है? दैट्स इट, थैंक यू फॉर तो क्लैरिफाइंग ये दैट। जो है ना, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है तो पीएचडी करना लाजमी है, ओके ऐसा नहीं ओके, है। सही। चलिए, नहीं दैट्स है। गुड टू नो। हाँ। अच्छा, तो सर लेट्स टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स, राइट? तो व्हेन डिड यू स्टार्ट टीचिंग प्रॉपरली अपने एमडीएस के बाद? हाँ, तो मैंने जो एमडीएस जब किया तो 2013 टू 2017 मेरी ट्रेनिंग थी। ठीक है, हाउस जॉब मेरी 2012 में कंप्लीट हुई। सही। फिर मैंने ऑन जॉब आ गया एज अ लेक्चरर ऑपरेटिव में, और फिर उसके बाद मैंने ऑन जॉब ही एमडीएस में इनरोल्ड हो गया 2013 अक्टूबर 2013। सही। तो जो ड्यूरेशन थी वो 4 साल की 2017 अक्टूबर में कंप्लीट हुई। ठीक है, उसके बाद जो है जो भी मेरा रिसर्च वगैरह थी, जो मेरा थीसिस वगैरह था, उसको करते करते उसकी सारी डाटा कलेक्शन, क्योंकि देखें डाओ का जो थीसिस जो है वो काफ़ी मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। ठीक है, उसकी एक प्रॉपर हायरार्की है, एक प्रॉपर स्टेप्स हैं। अच्छा। यानी कि पहले साइनॉप्सिस है, साइनॉप्सिस है रोड मैप ओके। कि आप करना क्या चाह रहे हैं, एक आइडिया। सही। ठीक है, उसके बाद वो साइनॉप्सिस अप्रूव होगा, उसकी पूरा एक पैनल बैठता है। अच्छा, ठीक है, वो ये approve हो- सीबीएसई से अप्रूव होता है? नहीं, ये Okay. यूनिवर्सिटी से ही होता है। सही। नहीं, डाउ यूनिवर्सिटी करेगी। साइनॉप्सिस हुआ, साइनॉप्सिस डिफेंड किया आपने। ठीक है, सुपरवाइजर्स वगैरह बैठे होते हैं, एचओडीज बैठे होते हैं, और दूसरी फील्ड से लोग बैठे होते हैं, बायोस्टैटिक्स से बैठे होते हैं, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ से बैठे होते हैं, सब होते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद आपने वो क्लियर किया, उसके मिनट्स होते हैं, करेक्शंस वगैरह होती हैं, वो आपने क्लियर करी। फिर वो जाता है एथिकल बोर्ड, आईआरबी। ओके। कि एथिकली आप जो कर रहे हैं वो कोई नुकसानदेह तो नहीं है सही। पेशेंट वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें। एक्सरे कर रहे हैं तो भाई कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या कुछ है तो उस पर एक्सरे वगैरह, या कोई आप ड्रग यूज़ कर रहे हैं या कोई इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह, सही। तो ये होता है एथिकल बोर्ड बैठता है, उस वो क्लियर होता है। फिर उसके बाद होती है बोर्ड ऑफ स्टडीज़, BSR, रिव्यू स्टडीज़। सही। ठीक है, वो होता है, वो आपने जब आपके पास लेटर आया था BSR का, उसके बाद आप डाटा कलेक्शन करते हैं। अच्छा, फिर वो डाटा कलेक्ट करते हैं। सेल्फ इतनी लंबी चीज़ है। हाँ, तो आप डाटा कलेक्शन करने के बाद फिर आप अपना थीसिस राइट अप करते हैं। Oh थीसिस करने के बाद जब आप लिखते हैं फिर वो रिव्यू होने जाता है। अच्छा, मेरे वक्त में क्या हुआ था कि उस वक्त कोविड आ गया था। ठीक है, 2019 और 20। सही, 18 में तो आपने खत्म, 17 में खत्म किया था। 19 और 20 जो था वो जो है कोविड वाला पीरियड था। सही। तो जब मैंने थीसिस अपना सब फाइनलाइज करके सब जमा करा दिया, सबमिट कराया, तो सब बंद हो गया। तो सब बंद हो गया। अच्छा, जाओ का ये रूल है कि जी हम आउट ऑफ द प्रोविंस 3 रिव्यूअर्स को भेजते हैं। यानी कि आप अगर कराची में कर रहे हैं, सिंध में, तो आपका जो है एक कॉपी जाएगी पंजाब, एक जाएगी KP के, एक जाएगी बलूचिस्तान, मतलब इस तरह कुछ है, 3 अलग अलग जगहों पे जाएगी। राइट। तो वो पिछले एक साल तक रिव्यू पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है। यानी कि जो रिव्यूअर्स थे वो रिप्लाई बैक नहीं कर पा रहे थे, या उनको मिला नहीं, या क्या था। ठीक है ना। इज दिस द पीयर रिव्यू वाला स्टेज? जी, राइट। कि वो रिव्यू करेंगे, वो कमेंट्स करेंगे कि हाँ जी ये इश्यूज़ हैं, या ये मेजर करेक्शन है, या माइनर करेक्शन है। जब ओके करेंगे तो फिर आप थीसिस डिफेंड करेंगे। अच्छा, ये आपके सुपरवाइजर देख रहे होते हैं कि सुपरवाइज़र तो सिर्फ नाम एलोकेट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। अच्छा। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी उसको हिडन होता है, यानी कि वो अच्छा, भेजती है। सही। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि हु मैनेजेस दिस, के अब किसके पास है, अब किसने अच्छा, रिव्यू करना है? यूनिवर्सिटी मैनेज कर रही थी। सही। यूनिवर्सिटी उनको कॉल कर रही है, उनको ईमेल्स कर रही है, उनको जो है TCS किया, सब किया, लेकिन फिर एक रिप्लाई आया कि जी वो तो यूनिवर्सिटी बने तो आप घर पे भेजें कोविड की वजह से। सही। अब वो घर पे भेजा, अब किसी को रिसीव हुआ, किसी को नहीं रिसीव हुआ, कुछ हुआ, तो वो समझ लें आप एक साल इसी में चला गया। सही। ठीक है, आफ्टर कोविड जो है ऑनलाइन जो है वो MDS थीसिस डिफेंस हुआ। ओके। काफ़ी लोगों का हुआ। सही। ठीक है, उसमें थीसिस डिफेंस में होता है कि आपके 3 एग्जामिनर्स होते हैं। ठीक है, 2 एक्सटर्नल्स होते हैं और 1 इंटरनल होता है। ओके। ठीक है, तो और 1 रेफरी होता है। रेफरी वो क्या एक रेफरी होता है कि भाई आप कोई मतलब बहस ना छिड़ जाए, या कुछ इस तरह ना हो, या आपका ऐसा ना हो कि कोई एग्जामिनर बायस हो जाए सही। कि वो बस अटक गया कि नहीं भाई मुझे तो फेल करना है इसको। सही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। फिर आपका जो सुपरवाइज़र होता है वो खामोश बैठा होता है, उससे सिर्फ आखिर में पूछा जाता है। ओके। अगर आप कोई जवाब दे नहीं पा रहे हैं या आप कहीं फंस गए हैं तो वो फिर उससे पूछा जाता है आखिर में, वो उसको अलाउड नहीं होता कि वो बोले। क्योंकि जाहिर है उनके पास तो बायस होगा आपके लिए। हाँ, तो इस तरह मेरा थीसिस डिफेंस हुआ।
सही। ठीक है, और फिर उसके बाद वो पूरा प्रोटोकॉल होता है कि आप अभी फाइनल BSR अप्रूवल होता है कि जी आपका थीसिस डिफेंस हो गया है, फिर आपकी प्रोविजनल कंसोलिडेटेड मार्कशीट है, फिर प्रोविजनल डिग्री है, फिर फाइनल डिग्री है। तो 2021 में जाके जो है मुझे फाइनल डिग्री मिली। 8 साल लगे, यानी 2013 to 2021। हालांकि 17 में यू वर डन, आपके एग्जाम्स हो गए थे, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी। तो यही मैं आपके पॉडकास्ट से जो है मैं एक मैसेज देना चाहूँगा यंग डेंटिस्ट को कि याद रखिएगा सब्र और बर्दाश्त। सर ये दो अलग वर्ड है, बहुत ही मुश्किल चीज़, दो अलग वर्ड है, देखिए समझिए कुछ नहीं। सब्र ये होता है कि आप एक लकड़ी के तख्ते पे बैठ गए और क़यामत से पहले आप उस कोने तक पहुंच जाएंगे। क़यामत से पहले आप इस आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे पहुंच जाएंगे। बस इसी आसरे पे खुला आसमान है, नीचे पानी है और अल्लाह तवक्कल पे। ओके, ये होती है सब्र। ठीक है, ठीक है। और बर्दाश्त ये होती है कि सामने वाला जो है आपको बड़ा टफ टाइम दे रहा हो, आपको खूब बुरा भला कह रहा हो, आपको खूब मतलब सही मानों में जो है ना आप जो है ना पॉलिश हो रही हैं, पॉलिश हो रहे हैं आप लोग, ठीक है, टफ टाइम आप कह रहे हैं यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम रॉन्ग। सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम रॉन्ग। सर जैसे आप कह रहे हैं वैसे, ठीक है, ठीक है। तो ये होती है बर्दाश्त। सर हाउ डज वन प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम लाइक यू नो एक्चुअली गिविंग इन टू द नेगेटिव टॉक्स कि यार शायद सही कह रहे होंगे, शायद मुझे नहीं करना चाहिए। देखिए ये तो आपकी परसेप्शन है, आप समझ रहे हैं बात को। बट लाइक हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन हु इज एक्चुअली गिविंग यू अ वेल विशर वाली एडवाइस वर्सेस हु माइट नॉट बी दैट ऑनेस्ट टू यू? देखिए याद रखिएगा कि जब आपका दुश्मन आपकी तारीफ करे ना तो आप समझ लें आप जीत गए। सर पता ही नहीं दुश्मन आपको मैं सुने मैंने आपसे कहा कि एक साल तक जो है मेरा थीसिस जो है वो रिव्यूअर्स के पास चला गया। अच्छा, उसके बाद जो है जब मुझे फर्स्ट जॉब की जो है आप समझें, जब MDS कर लिया, जब मेरा सब कुछ हो गया, जब मैंने असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जॉब के लिए अप्लाई किया, तो सबसे पहले जो मुझे ऑफ़र आई वो एबटाबाद इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज से आई। अच्छा, सही। तो आपने KBK में भी अप्लाई किया? वहाँ के जो थे उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहा कि दानिश तुम फ़ौरन आ जाओ और तुम्हारी CV सबसे ऊपर पड़ी हुई है, क्योंकि मैंने तुम्हारा थीसिस रिव्यू किया था। समझ रहे हैं? तो मैंने कहा सर आपने रिव्यू किया था, आप 1 साल तक लेके बैठे रहे। ठीक है, उस बारे में बात नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं यार नहीं तो इतना ज़बरदस्त था, ये था वो था, बस तुम आ जाओ फ़ौरन। एक्सीलेंट। तो मतलब कहने वाले कि आप याद रखिएगा जब आपको कोई टफ टाइम दे रहा है या कोई आपको इस तरह कर रहा है और उसके बाद वो आपकी तारीफ़ कर रहा है या आपको कह रहा है कि आ जाओ फ़ौरन, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यू मेड इट। ठीक है, तो ये मैं कहूँगा कि बर्दाश्त और सब्र जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, ये एक डिफरेंस मेरे जहन में आया है बिटवीन MDS एंड FCPS अभी, क्योंकि थीसिस डिफेंड करने जैसी चीज़ FCPS में तो नहीं होती, यू जस्ट हैव टू डू योर रिसर्च एंड सबमिट। तो एक बहुत अभी आप ही ने एक बहुत इंटरेस्टिंग फ़ायदा पॉइंट आउट करवाया कि पीयर रिव्यू का, कि आप पीपल एक्चुअली अक्रॉस द कंट्री गेट टू नो योर वर्क एंड आपको पता भी नहीं है कि कौन से इंस्टीट्यूट के किस प्रैक्टिशनर, किस पोजीशन के हेड ने मेरी जो है वो थीसिस देखी होगी एंड दे आर इंटरेस्टेड इन इट। सो दैट्स डेफिनेटली गुड। अच्छा सर, नाउ लेट्स गेट अ लिटिल बिट मोर स्पेसिफिक अबाउट योर teaching at the institutes that you've been a part of in previous years. So you were involved in pediatric dentistry department a lot, right? तो इस पे आप थोड़ा सा कमेंट करेंगे कि in recent years PMDC has been pushing a lot on making pediatric dentistry a separate department, मतलब ऑपरेटिव से थोड़ा और अलग, बिल्कुल ही सेपरेट। Why is that? देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा आपको ये समझाऊं कि ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री इज़ अ ट्री, दरख्त है। ठीक है, ठीक है, उसकी जो शाखें हैं यानी जो उसकी ब्रांचेस हैं उसमें आ जाता है एंडोडोंटिक्स, रेस्टोरेटिव या कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, उसके बाद एस्थेटिक डेंटिस्ट्री या कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, ठीक है, और उसके बाद पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, सही, और एंडोडोंटिक्स। ये इसकी जो है ब्रांचेस हैं। ठीक है, पाकिस्तान से बाहर जो है ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री जो वर्ड है वो ऑब्सोलीट हो चुका है। अच्छा जी, आप पूरे मिडिल ईस्ट में या कहीं भी आप सर्च करेंगी या जॉब्स के लिए सर्च करेंगे तो ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री का नामो निशान नहीं है। अच्छा, वो ब्रांचेस का नाम लेते हैं। रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री / कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, एंडोडोंटिक्स, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, फला 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 फला। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये नाम चेंज हो ही नहीं रहा है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो चुका था, हो रहा है, लेकिन ये इसका नाम नहीं चेंज हो पा रहा।
ठीक है, जब पूरी दुनिया ने नाम चेंज, जैसे 5 साल का BDS जो है वो पूरी दुनिया में अब माना जा रहा है, सऊदी अरब वगैरह में, कि हमारे यहाँ 4 साल का ही चल रहा है, तो सिस्टम ही चेंज नहीं हो रहा। इसी तरह ऑपरेटिव का नाम चेंज होना चाहिए। CPSP में देखें ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स हो गया, ठीक है, लेकिन MDS में नहीं हो पा रहा। MDS में क्या है, ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री, सही, सब चीज़ें हो गई, सब वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, सब जगह आगे गया, सब कुछ गया, ये गया, लेकिन कहीं ना कोई मसलियत है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो देखें, ये तो मैंने आपको बताया एक दरख्त है ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री, उसके ये सारी ब्रांचेस हैं, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री वगैरह, ये सब चीज़ें। सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ PMDC का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। PMDC अभी जो वो काम कर रही है ना, वो आउटस्टैंडिंग कर रही है, नो डाउट, दे आर वेरी फास्ट। मैं अपने वक्त की बात करूँ, 2013, 14, 15 में देवर, मतलब आपने लाइसेंस के लिए भी भेजा ना तो आप भूल जाएं, पता नहीं चल रहा कहाँ गया, TCS किया, वो आप जो उसकी पेमेंट वगैरह होती थी उसका भी पता नहीं चल रहा, ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, सही, लेके बैठ गया, भूल जाएं आप। अब तो हर चीज़ ऑनलाइन है, बेहतरीन हो गया, वो ऑनलाइन पोर्टल वगैरह ये सब, आपको सारी करस्पॉन्डिंग मिल रही है, सब कुछ है, पेमेंट का भी पता चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा, कहाँ से अप्रूव हो गया, क्या आप फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन भी उठा लेते हैं, हाँ, ये अच्छी बात है, आप फ़ोन करें, आप फ़ोन भी उठा लेते हैं, और आप बड़े अच्छी तरीके से आपको जवाब भी देते हैं, और बड़े अच्छी तरीके से आप हमारा लेवल ऑफ स्टैंडर्ड कितना हमने रखा, अच्छी बात है ना। तो ये सबसे बड़ा तो मैं PMDC का थैंकफुल हूँ कि PMDC ने जो है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में ये एक, आप समझ लें, एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, ये दिखाई कि जी ऑपरेटिव डेंटिस्ट या मतलब जिसने ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री की डिग्री ली हुई है, लेकिन मेजर डिग्री ली हुई है, देखिए मैं ये वर्ड बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मेजर डिग्री ली हुई है, FCPS या MDS लेवल 3 डिग्री होल्डर, सही, जो है इनका नोटिफिकेशन उनकी उस पर भी दिया हुआ है, वेबसाइट पे भी दिया हुआ है कि लेवल 3 होल्डर जो है वो अलाइड सब्जेक्ट्स में आ सकता है, यानी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री पढ़ा सकता है। ठीक है, पहले उन्होंने 2013 तक किया हुआ था, टिल 2023, ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा एक्सटेंड करके 2025 तक ले गए, ठीक है। उसमें जो है काफ़ी लोग जैसे आ गए उसमें, यानी उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन, जो फैकल्टी रजिस्ट्रेशन वगैरह है, अपनी एग्रीडेशन वगैरह है, वो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में करवा ली। वो किन्होंने कराई, जिनकी डिग्री लेवल 3 थी, FCPS या MDS इन ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री, ठीक है, करवा ली, ठीक है। और ये भी अच्छा हो गया कि एक दफ़ा आप आ गए तो अब वापसी का रास्ता नहीं है। वापसी का रास्ता ये नहीं है कि कहने मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री का एक्सपीरियंस है एकेडमिक, तो मैं अगर पीड्स में जाऊँगा तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एंड, यानी कि मैं SR शिप से स्टार्ट करूँगा, AP से स्टार्ट नहीं करूँगा। और अगर मेरे पास पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री का है और मैं जो हूँ ऑपरेटिव में स्विच करना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं SR शिप से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है कि उन्होंने एक वॉल क्रिएट कर लिया, एक पार्टीशन क्रिएट कर लिया कि भाई ऑपरेटिव वाला जो है वो दोनों जगह जा सकता है, लेकिन फिर स्विच नहीं कर सकता। ओके ओके ओके, यानी एक दफ़ा पीड्स में आ गया तो पीड्स में आ गया, उसका एक्सपीरियंस पीड्स में काउंट हुआ, और एक दफ़ा ऑपरेटिव में आ गया तो ऑपरेटिव में, अगर वो स्विच करेगा तो बैक टू द पवेलियन, यानी 0 से स्टार्ट लेगा। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, ये पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री स्पेसिफिकली ऑपरेटिव के डोमेन में क्यों आता है? क्योंकि द टर्म पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री इम्प्लाइज कि बस बच्चों से रिलेटेड कोई भी डेंटिस्ट्री, उसमें सर्जरी भी है, उसमें प्रोस्थो भी, उसमें सब कुछ, तो वाई ओनली ऑपरेटिव? देखिए, बाहर के ममालिक में, आप मिडल ईस्ट वगैरह में देखेंगे तो पीड्स इज़ अ सेपरेट आइडेंटिटी, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, यानी कि वहाँ आप एग्ज़ाम कोई भी क्लियर करते हैं, स्पेशलिस्ट का भी एग्ज़ाम करते हैं, आपको पीडियोडोंटिस्ट वाला जो एग्ज़ाम है, ठीक है, या इम्प्लांटोलॉजी वाला जो एग्ज़ाम है वो सेपरेट है। बाहर के ममालिक में पीडियोडोंटिक्स इज़ अ सेपरेट आइडेंटिटी। ठीक है, पाकिस्तान में पीडियोडोंटिस्ट जो जेन्युइन पीडियोडोंटिस्ट है ना, जो एक्चुअल डिग्री लेके आए हुए हैं, डीक्लिन डेंट, ठीक है, ओके समझने में बात कर, या कोई बाहर से उन्होंने कोई बड़ी फेलोशिप की भी हो, ठीक है, या MDS जहाँ भी हो रहा है पाकिस्तान में स्पेसिफिकली इन पीड्स किया हुआ हो, तो वो समझ में आता है, लेकिन वो है ही नहीं। कराची में मुश्किल से 2 या 3 लोग हैं, 2 लोग हैं जो ऑन पेपर हैं, ठीक है, कराची में सिर्फ 2 हैं जो प्रॉपर डिग्री लेके आए हुए हैं पीड्स की, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ UK से, ठीक है। एक डॉक्टर जो है अनीका हैं और एक डॉक्टर ताहिर शुएब हैं। राइट, डॉक्टर ताहिर शुएब मुझसे 1 साल जूनियर थे तमश में, और डाव में होते हैं, दोनों डाव में हैं। तो सिर्फ आप समझ लें 2 हैं ऑन पेपर, PMDC के ऑन पेपर जो हैं एग्रेडेशन में, सिर्फ 2 लोग हैं जो हैं करके आए। तो ड्यू टू द डर्थ, ड्यू टू द आप समझ लें गैप, राइट, तो उन्होंने ये कहा कि जी अलाइड सब्जेक्ट्स जितने भी हैं
उसमें ऑर्थो वाले भी आ रहे हैं, इसमें ऑपरेटिव वाले भी आ रहे हैं। बाकायदा PMDC की क्लॉ है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। सही। उसमें लिखा हुआ है कि ऑपरेटिव डिग्री होल्डर एंड ऑर्थोडोंटिस्ट 2025 की रेगुलेशन है PMDC की, उसमें लिखा हुआ है कि वो जो है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री पढ़ा सकता है। जैसे आप ओरल सर्जरी वाला जो है वो ओरल मेडिसिन भी पढ़ा सकता है, ओरल पैथोलॉजी भी पढ़ा सकता है। ठीक है। इसी तरह डेंटल मटेरियल्स में ऑपरेटिव वाला भी आ सकता है। राइट। अच्छा, तो व्हाट डज द OPD सेटअप लुक लाइक फॉर पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री? लाइक उसमें जो किस तरह के स्पेशलिस्ट मौजूद होते हैं? देखिए, जो पीड्स का अलग जो डिपार्टमेंट होता है वो थोड़ा एम्बियंस वगैरह थोड़ा बच्चों के हिसाब से होना चाहिए। Okay. जैसे प्रॉपर कोई वॉलपेपर्स वगैरह हों या कोई टॉयज़ वगैरह, स्टफ टॉयज़ वगैरह, इस तरह की चीज़ें हों, या कोई TV वगैरह लगा हुआ हो, या कोई ऐसी चीज़ लगी हो जिसमें कार्टून्स वगैरह या कोई उसके कैरेक्टर्स वगैरह हों, ताकि जब बच्चा आए तो फर्स्ट इनकाउंटर जो जाहिर सी बात है वो करे तो वो थोड़ा सा एम्बियंस वगैरह अच्छा हो। ठीक है। प्लस आप जो भी काम करें उसकी एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि मेन चीज़ है कि बच्चों को आपको जो है सबसे पहला जो है इनकाउंटर जो है वो ये होता है कि ये डरते हैं, खौफज़दा होते हैं, रोते हैं। ठीक है, तो आप फ़ौरन उसको डेंटल चेयर पे ना बिठा दें। ठीक है, पहले उसको भेजें कि जंपिंग कैसल में। कहने का मतलब ये है कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री जो पढ़ाई जाती है MDS में 5th सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में पूरे उसका एक सेमेस्टर है पूरा MDS के। इस तरह FCPS में भी है कि वेलबरी जो है इट्स अ टेक्स्ट बुक। ठीक है, BDS में भी अब पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो वो प्रॉपर उसका एक सेमेस्टर है, उसमें पढ़ाया जाता है पूरा कि प्रोटेक्टिव स्टेबलाइजेशन अलग है, टेल शो डू है, टेल शो डू यानी पहले आप बताएं फिर दिखाएं और फिर करें। सही। एक बिहेवियर मैनेजमेंट, राइट, यानी कि बच्चा आया फ़ौरन नहीं कि ग्लव्स चढ़ाया, लाइट खोली और स्टार्ट कर गए। ओके, ऐसा नहीं है। राइट, यू हैव टू मेक देम अडैप्ट टू द एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब इतना ज़्यादा माशाल्लाह से आप समझ लें पीड्स डिपार्टमेंट इतना डेवलप हो चुका है कि अब कीडो रोटरी फाइल्स भी आ चुकी हैं। मैंने उसकी वर्कशॉप भी कराई है। Okay, दो तीन दफ़ा मैं वर्कशॉप करा चुका हूँ। मैंने टीचिंग हॉस्पिटल में भी कराई है। क्या नाम है exactly? 1-2 साल पहले मैंने टीचिंग हॉस्पिटल में भी कीडो रोटरी फाइल्स की कराई, अपने प्राइवेट सेटअप में भी मैंने कराई है। तो 16 mm फाइल्स हैं, यानी नॉर्मल जो फाइल्स होती हैं वो 21 mm या 25 mm होती है। तो 16 mm फाइल इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर डेसिडोस टीथ। राइट, और 3 फाइल सिस्टम है। बच्चा रो रहा है, कॉपरेट नहीं कर रहा है, आपने 3 फाइलें चलाई, आपने पल्पेक्टमी कर दी। Incredible. और उसमें सबसे बड़ा फायदा ये कि सेफ है, ये नहीं कि जो परमानेंट टीथ आ रहा है या उसका बर्ड है उसको डैमेज हो सकता है, या आपने ज़्यादा चलेगा बियॉन्ड द एपेक्स चलेगा, या क्योंकि वो तो रिजॉर्प्शन हो रही है फिजियोलॉजिकल उसमें दांत में। That's incredible. ये चीज़ आ गई। फिर माशाल्लाह कॉन्शियस सेडेशन अवेलेबल है। Yes, about conscious sedation I specifically want to touch this topic क्योंकि kids are the only category of patients जिनसे आप रीज़न नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनको आपका रीज़न समझ में ही नहीं आ रहा है। तो do you actively suggest like recommend conscious sedation for every non-compliant patient? देखिए, आइडियली जो एथिकली है और वो होने चाहिए कि जी पहले तो कोशिश करें कि लोकल एनेस्थीसिया में काम कराएं। ठीक है, नहीं करा रहा है तो फिर कॉन्शियस सेडेशन शुड बी ऑप्शन, जनरल एनेस्थीसिया शुड बी द लास्ट ऑप्शन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान फॉर मेकिंग द मनी उसको फर्स्ट ऑप्शन रखा हुआ गया है कि फ़ौरन बच्चा है नहीं कॉपरेट हो, चलो भाई जनरल एनेस्थीसिया में ले जाओ, लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए। क्योंकि आपको थिएटर भी बुक कराना पड़ेगा 60-70 हज़ार रुपये का, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को अलग बुलाना पड़ेगा, फिर वो डेंटिस्ट भी आएंगे। लेकिन आप खुद सोचेंगे इतना छोटा बच्चा जनरल एनेस्थीसिया, समझ में बात। मैं तो मतलब एज अ फादर, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं तो सीरियसली मैं तो GA में मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा। ठीक है, तो मेरा तो फर्स्ट कोशिश ये होगी कि मैं जो हूँ उसको जो है लोकल एनेस्थीसिया में करूँ या कॉन्शियस सेडेशन में नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस जो है उसमें करें। ठीक है, उसमें ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं। कुछ लोग ऐसे भी ये भी करते हैं जो कि ख़तरनाक भी हो सकता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक ज़माने में फेनर गन आती थी। क्या आती थी? सॉरी, फेनर गन। ओके, ठीक है, वो ओरल सेडेटिव होती थी। ओके, ठीक है, बच्चे बहुत रोते थे पहले ज़माने में, तो वो जो है अपाएँ जो हैं वो फेनर गन पिला देती थी तो बच्चा सो जाता था। अच्छा, सही। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि बाहर जो बैगर्स वगैरह हैं उनमें बच्चे हर वक्त सोते क्यों रहते हैं? राइट, आप देखें कभी बच्चे को आपने उठा हुआ नहीं देखा होगा, तो ये होता है कि उनको ओरल सेडेटिव्स पिलाई भी होती है। इज दैट ओपियम इन लाइक और द फैमिली फ्रॉम ओपियम? हाँ, मतलब एक किस्म की जो है ना आप समझ लें वो एक सेडेटिव है। सही,
ठीक है That could be addictive. और वो उसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो बैन भी कर दी है और है भी आई थिंक बैन हुई हुई है तकरीबन काफ़ी साल हो गए वो बैन हुई हुई है जो कंपनी बना रही थी फेनर्गन और अब बन हो चुकी है सही लेकिन उसकी भी कोई सब्स्टिट्यूट आ गए होंगे जो भी सही। होंगे और ओवर द काउंटर आपको ऐसे मिल भी नहीं सकती जैसे अगर कोई डेंटिस्ट लिख के देता है कि हम जो है इसको जो है कोई सिरप देंगे ताकि ये थोड़ा सा जो है एंशियसनेस जो है इसकी ये कम हो जाए एंजाइटी कम हो जाए थोड़ा काम हो जाए तो वो ओवर द काउंटर ऐसे नहीं मिल सकती जब तक कि प्रिस्क्रिप्शन ना हो वो भी मेन आगा खान वगैरह से आपको ऑन प्रिस्क्रिप्शन मिलेगी ऐसे नहीं मिलेगी कि आप गए और आपने कहा भाई ये दे दो राइट डेफिनेटली तो लोग ये भी कर रहे हैं कि वो आपने 1-1.5 घंटे पहले उसको सेडेटिव पिलाया ठीक है सीरप और बच्चा थोड़ा सा उन्नूदगी में ये आपने काम कर लिया बट दैट्स नॉट रिकमेंडेड राइट इट्स नॉट रिकमेंडेड उसका ओवरडोज भी हो सकता है हज़ारों चीज़ हो सकती हैं ठीक है तो आइडियल ये है कि लोकल एनेस्थीसिया में ठीक है अगर आपके पास ये ऑप्शन है फिर उसके बाद कॉपरेशन ये भी नहीं है तो आइडियली उसको आप सेडेशन में करें कॉन्शियस सेडेशन में राइट अच्छा सर ज़रा वापस अपनी वो स्पेशलिस्ट वाली डिस्कशन के ऊपर आते हैं दिस इज़ वेयर आई वुड लाइक टू गो टुवर्ड्स द एंड एज वेल कि अब पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में आपने मेंशन किया कि द रीज़न वाई मोस्ट ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री स्पेशलिस्ट आर प्रेजेंट इज़ बिकॉज पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री के अपने स्पेशलिस्ट एटलीस्ट पाकिस्तान में तो एट द मोमेंट नहीं है बहुत कम है जिन्होंने कोई फॉरेन एजुकेशन ली हुई है देखिए ये गैप जो है ना बहुत मुश्किल से फिल होगा हो सकता है क़यामत तक ना हो ठीक है क्यों नहीं हो देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करें करोड़ों की डिग्री लेके कौन बेवकूफ़ है जो आएगा पाकिस्तान समझ रहे हैं डी क्लिन अब जो डॉलर रेट्स हैं या जो आप यूएस पाउंड ले लें तो कहाँ है मतलब आप समझ किंग्स कॉलेज क्वींस मैरी ये जहाँ से भी वो करके आएगा यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड या लीड्स वगैरह जहाँ से भी करके आएगा तो वो करोड़ों की डिग्री लेके आके यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान वापस आएगा जब तक कि वो कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत वतन ना हो ठीक है या अपनी फैमिली से ज़्यादा वो ना हो अच्छा वो आ भी गया तो फिर वो इतनी बड़ी डिग्री लेके जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली टीचिंग जॉब मतलब सैलरी जॉब करेगा एक सैलरी बेस्ड जॉब तो नहीं करेगा ना वो समझ रहे हैं बात एक ये बड़ा इशू है देखिए नो डाउट यहाँ पे हो रहा है पीट्स की ट्रेनिंग प्रॉपर हो रही है शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो इस्लामाबाद या पिंडी में है मुझे एग्जैक्ट उसका नाम नहीं पता वहाँ पे MDS हो रहा है बिल्कुल हो रहा है डॉक्टर मीरत अंसर हैं और भी हैं काफ़ी डॉक्टर अरम चौहान बहुत मशहूर नाम है पीट्स में बड़ा लीड करते हैं और भी बहुत से लोग हैं जो हैं एक जो है मेरा एक दोस्त है डॉक्टर जलान वो दुबई अबू धाबी में होता है वो भी वहीं का ग्रेजुएट है इस्लामाबाद रावलपिंडी का जो मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है राइट तो कहने मतलब ये है कि हो रहा है ट्रेनिंग हो रही है लेकिन कम स्केल पे हो रही है ठीक है सही है इसलिए जो है ना वो जो अभी जो नए ट्रेनीज निकल रहे हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में निकल रहे हैं जो गैप फिल होते होते सालों क्या मैं तो क्योंकि बाहर से तो देखिए नो डाउट बहुत मुश्किल है नामुमकिन है कि कोई बाहर से करके डिग्री आ गया वो पाकिस्तान है ठीक है दूसरी चीज़ ये है कि जो जहाँ ट्रेनिंग हो रही है वो लिमिटेड स्लॉट्स है तो वो उसमें कराची में तो कहीं नहीं हो रही अच्छा सर द रीज़न वाई आई आस्क दिस क्वेश्चन इज़ बिकॉज आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर सम केसेस दैट आर बाउंड टू बी सीन बाय अ स्पेशलिस्ट ओनली तो चलें पीट्स की बात नहीं करते लेट्स टॉक अबाउट एंडो स्पेशलिस्ट केसेस बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ रियलिटी कि एवरी जनरल डेंटिस्ट एट द वेरी लीस्ट व्हाट दे आर डूइंग द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इज़ रूट कैनाल्स हो सकता है इम्प्लांट फिर कोई ना कर रहा हो लेकिन रूट कैनाल्स तो सब कर रहे हैं एवरीबडी इज़ डूइंग इट बट what do you think as a specialist are some examples of cases जो स्पेशलिस्ट को ही देखनी चाहिए देखिए आइडियली पाकिस्तान से बाहर तो बाइकस्पिड्स यानी प्रीमोलर्स एंड कस्पिड्स यानी सेंट्रल्स लैटरल्स और केनाइन वो एक जनरल डेंटिस्ट करता है ये रूल है ठीक है मिडिल ईस्ट में तो ये रूल है जो मोलर्स हैं वो आपको स्पेशलिस्ट के पास भेजना है ओके आप अगर सर्च करें तो पूरे दुबई वगैरह अबू धाबी या जहाँ भी आप देखें कतर कुवैत वगैरह में जहाँ मोलर का केस आया वो एंडोडोंटिस्ट करेगा ओके ठीक है और जनरल डेंटिस्ट जो है वो प्रीमोलर्स और ये मतलब इंटीरियर्स करेगा ठीक है हमारे यहाँ क्या है कि लाइसेंस टू किल है टू बी वेरी ऑनेस्ट है ना लाइसेंस कोई पकड़ ही नहीं हमारे यहाँ ठीक है ये बात है तो हमारे यहाँ जो है होना यही चाहिए कि इसको सेपरेट हो कि भाई जो एंडोडोंटिस्ट है जो स्पेशलिस्ट है वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स केसेस करे जैसे फाइल रिट्रीवल केसेस हैं बाईपास का केस है ठीक है ना एपिसेक्टमी है ठीक है ये सारे केसेस हैं हेमीसेक्शनिंग है ये सारी चीज़ें हैं ठीक है तो ये सारे केसेस वो करें जो भी री एंडो के केसेस हैं ये सब चीज़ें ठीक है या कॉम्प्लेक्स केसेस हैं आपके हिसाब से थर्ड मोलर की रूट कनाल करनी चाहिए सर दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना चाहिए बट होती तो नहीं इज देयर एनी रूल्स या कहीं लिखा हुआ है कि थर्ड मोलर की रूट कनाल नहीं हो सकती नहीं लेकिन कोई नहीं करता मैं करता हूँ मैं क्या करता हूँ बहुत से एंडोडोंटिस्ट करते हैं
करनी चाहिए। 3 चीज़ें अगर हैं तो आप रूट कनाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप जो टूथ है यानी विजडम टूथ है वो प्रॉपरली एरप्ट हुआ हुआ है, यानी विदाउट एनी एंगुलेशन, कोई बकली एंगुलेटेड नहीं है, मीजियली एंगुलेटेड नहीं है, करेक्ट, डिस्टली एंगुलेटेड नहीं है, या कोई हॉरिजॉन्टली नहीं है, प्रॉपरली पॉप आउट हुआ है, यानी प्रॉपर वर्टिकल है, ठीक है। वर्टिकली एंगुलेशन में प्रॉपरली, गुड माउथ ओपनिंग है, आपके हैंड पीसेस, आपके फाइल्स वगैरह जा सकते हैं, कोई गैग वगैरह कुछ इस तरह के मसले मसाइल नहीं है, ठीक है। प्लस वो दांत कितना जो है फंक्शनल है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि जो अपर मोलर है वो लोअर मोलर जो है वो प्रॉपरली अक्लूड कर रहे हैं, यानी ठीक है, मतलब वो बाइट में आ रहा है। ये तो नहीं कि हम एक्सट्रैक्ट कर दें तो वो ऐसा ना हो कि अपर वाला एक्सट्रूड करके जो है वो रेट्रोमोलर पैड पे हिट कर रहा हो। सही, प्लस क्या वो जो लास्ट स्टैंडिंग विजडम टूथ है वो पॉन्टिक का काम कर रहा है, अबटमेंट ऑफ पॉन्टिक का काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम ब्रिज बना रहे हैं तो वो जो है वो ऐसा अबटमेंट टूथ यूज़फुल है कि नहीं है, सही, तो उसको आप कर सकते हैं। अच्छा सर, एज अ एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर आपने क्या रीज़न सुने हैं फ्रॉम फेलो प्रैक्टिशनर्स फॉर नॉट डूइंग 8 की रूट कैनाल? देखिए वो तो हाउस जॉब से चला हुआ आ रहा है, क्योंकि वो हाउस जॉब के फाइनल ईयर से चला आ रहा है कि जी 3rd मोलर है भाई, वो सर्जरी डिपार्टमेंट भेज दो, और सर्जरी डिपार्टमेंट भेजो, क्योंकि उनका कोटा पूरा करना है, ठीक है। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो क्या करते हैं कि जी जहाँ 3rd मोलर आया सर्जरी डिपार्टमेंट रेफर कर दिया कि भाई उनका कोटा भी पूरा हो जाए और एक्सट्रैक्ट कर दें। नर्व्स के करीब है, नर्व्स के करीब है भाई। पहली बात तो यही कि जो आप एक्सरे ले रहे हैं वो पेरिपिकल ले रहे हैं या ओपीजी ले रहे हैं, जो कि 2D है, 2D इट्स नॉट 3D, सीवीसीडी इज 3D, एब्सोल्युटली, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो नर्व के करीब है तो नर्व के करीब है तो क्या हुआ, अगर आप फाइल बियॉन्ड द एपेक्स लेके जा रहे हैं यानी एपिकल वायलेशन कर रहे हैं तब वो नर्व वर्व के करीब है ना। सही बात है। ये तो ऑपरेटर की गलती है, प्रोसीजर एरर है कि वो बाहर क्यों निकाल रहा है फाइल। इफ एनीथिंग एक्सट्रैक्शन ज़्यादा बड़ा रिस्क है अगर नर्व के करीब है तो आप तो विद इन द टूथ है ना, नर्व करीब है दूर है जो भी है, आप तो रूट कनाल जो कर रहे हैं वो तो कनाल के अंदर ही है ना, कनाल से बाहर जा रहे हैं, एपिकल वायलेशन कर रहे हैं, तो फिर देयर इज अ रिस्क ना। या तो ये है कि 3rd मोलर आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो प्रॉपर आपके हैंड पीसेस वगैरह प्रॉपर जा रहे हैं। अब तो 45 डिग्री वाले हैंड पीसेस आ चुके हैं, इजीली फाइल्स आ चुकी हैं, ठीक है, ऐसी, ठीक है। उसके बाद आप जो है आप अगर वो जो है बाइट में प्रॉपर आ रहा है या आप क्राउन दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सर आई एम वेरी ग्लैड दैट यू टच दिस टॉपिक एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सो, वरना मैं तो इसी गलत फहमी में अपनी ज़िंदगी गुजार देती कि शायद 3rd मोलर की कभी एंड हो नहीं हो सकती। अच्छा सर, बट आपने एक चीज़ बहुत अच्छी मेंशन करी थी एंड परहैप्स दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू कंक्लूड आवर सेगमेंट विद एज वेल, एंड दैट इज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ टेक in endo in particular. आपने CBCT का नाम लिया था and it was only recently when I learned CBCT in my like fresh undergrad years as well, and we realized कि endodontists are using CBCT more frequently than we think they do. हमें तो लगता है सिर्फ इम्प्लांट करवाने के लिए लोग CBCT यूज़ करते हैं। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि माइक्रोस्कोप्स हो गए या फिर द यूटिलाइजेशन ऑफ लूप्स और CBCT, हाउ ऑफन डू यू यूज़ दिस इन योर प्रैक्टिस? देखिए पहली चीज़ तो ये है कि देखिए जितनी भी टेक्नोलॉजी इन्हांस हो रही है पूरी दुनिया में, ठीक है, तो वो किसके लिए हो रही है, हमारे लिए हो रही है ताकि हमारा काम आसान हो सके, बिल्कुल, ठीक है। और मार्जिन ऑफ एरर जो ह्यूमन एरर है वो मिनिमम टू मिनिमम यानी कम से कम हो सके, ठीक है। अच्छा, जो एंडोडोंटिस्ट है वो ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स केसेस कर रहा है जिसमें लैटरल कनाल्स हैं या फाइल ब्रेकेज हो गई या एसेसरी कनाल्स हैं या कोई कनाल मिस हो गया जैसे जनरल डेंटिस्ट से, सही, या फाइल टूट गई या फाइल रिट्रीव कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। इट्स अ हेल्पिंग हैंड, ठीक है। करने वाला तो एंडोडोंटिस्ट है या जनरल डेंटिस्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास डेंटल ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप है तो वो फाइल जो है खुद ब खुद आप पढ़ेंगे और निकल के आ जाएगी बाहर। राइट, समझ मेरी बात को, वो इट्स बेसिकली प्रोवाइडिंग अ हेल्प, मतलब वो आपको एक जो है डेंटल ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप जो है उसको आपकी फील्ड ऑफ विजन को आपकी मैग्नीफिकेशन को इन्हांस कर रहा है। यानी कि आप जब काम कर रहे होते हैं डेंटल ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप, ऐसा लगता है जैसे आप दांत के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपकी विजन को क्लियर कर रहा है बहुत ज़्यादा, वो आपको 20x है, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो उससे आपकी प्रिसेशन सब चीज़ें, नहीं करने वाला हाथ तो आपका है ना, जो कर रहा है, जो फाइल रिट्रीव कर रहा है या एसेसरी कनाल है जो भी मिस कनाल्स हैं जो भी है उसी में कर रहा है। तो एक तो ये है कि इट्स प्रोवाइडिंग अ हेल्प, बेसिकली दीस मैकेनिक्स आर प्रोवाइडिंग दी हेल्प, राइट। लेकिन स्किल तो आपके अंदर होनी चाहिए पहले से। मेन चीज़ ये है कि आपको चलाना ही नहीं आता, आप डेंटल ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप ले लें, आपको पता ही नहीं कि आपको अलिफ भी नहीं पता कि एनाटमी क्या है या टूथ मॉर्फोलॉजी क्या है या रूट एनाटमी क्या है।
अच्छा सर, CBCT के बारे में इन पर्टिकुलर आप बता सकते हैं कि कैनाल्स तो उसमें नज़र आ जाती हैं, बट फॉर एग्जांपल समथिंग एज स्मॉल एज एन MB2 वो नज़र आ जाएगी CBCT में? फिर नहीं आएगी। देखें इसमें डिफरेंट सैजिटल सेक्शंस होते हैं, जी एग्जिट जी सेक्शंस बिल्कुल। होते हैं, ये सब चीज़ होते हैं। तो आप जब स्कैन करते हैं और उसको आप मूव आउट करते हैं, जैसे उसमें हम अपने कर्सर से और उससे मूव करते हैं, तो उसमें पता चलता जाता है कि ये ऑरिफिसेस हैं, ये ऑरिफिसेस हैं, ये कर्वेचर है, ये है फलां फलां। Shouldn't this be? आपको पता है हम बहुत पीछे हैं। अभी मेरे दोस्त हैं डॉक्टर कामिल जफ़र, Oh yeah. ठीक है, इधर आगा खान FCPS Yeah. वो अभी 1 साल के लिए ITI में गए थे चाइना, अच्छा। 1 साल लीव पे गए थे, स्टडी लीव पे। तो उन्होंने जो चीज़ें वहाँ देख के आए हैं, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ इम्प्लांटोलॉजी से रिलेटेड, लेकिन वो चीज़ एंडो में भी अप्लाई हो सकती हैं, ठीक है। तो वो वहाँ जो चीज़ें देख के आए हैं वो देखने वाली हैं कि आपने जो है ना वो वर्चुअल रियलिटी VR वाला जो है आपने ग्लास पहन लिया, ठीक है, उसमें जो है बाकायदा लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, यानी आप सर को नीचे करेंगे तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि जी आप इतने डिस्टेंस में इतने दूर हैं, यानी ये 3D सिमुलेशन टेक्निक है। थिंग्स लाइक दीज, चलें वर्चुअल रियलिटी तो बहुत आगे की चीज़ हो गई, लेकिन थिंग्स लाइक दीज एटलीस्ट CBCT एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ माइक्रोस्कोप्स एंड लूप्स एटसेट्रा, डोंट यू थिंक दे शुड बिकम अ पार्ट ऑफ करिकुलम ऑलरेडी, एटलीस्ट हाउस ऑफिसर्स के लिए? तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि इट्स वेरी कॉस्टली। अच्छा, ठीक है ना, आप ये कह रही हैं हमारे यहाँ तो जितने भी टीचिंग हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वहाँ पे कभी फाइल्स नहीं होती, कभी कुछ नहीं होता, बिल्कुल, ठीक है, हैंडपीस अपना लाओ। तो आप कहाँ जो है उसकी बात कर रही हैं कि डेंटल ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप हैं, डेंटल ऑपरेटिंग डेंटल में है, डॉक्टर अरशद हसन यूज़ करते हैं, अपने क्लिनिक पे भी यूज़ करते हैं। बट यू एग्री दैट इट शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग? इट शुड भी, देखें ये होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मेन चीज़ है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस। देखिए सेडेशन की आपने बात करी, तो उसमें भी यही है कि जी इतनी महंगी है नाइट्रस ऑक्साइड की जो मशीन है, डेफिनेटली, तो वो फिर उसके बाद पेशेंट कितने आ रहे हैं इसके, या तो आपकी हो ही पीट्स की प्रैक्टिस, तो फिर दैट मेक्स सेंस। अच्छा सर, डॉक्टर दानिश, आई थिंक वी हैड अ वंडरफुल डिस्कशन, बट आई जस्ट वांट टू एंड ऑन वन लास्ट क्वेश्चन. What is one advice you would give to somebody who has recently done their house job and is confused in which specialty to go to? देखिए पाकिस्तान से बाहर जो सबसे ज़्यादा डिमांड है ना, अगर आप सर्च करें, ठीक है, तो वो ऑर्थोडोंटिस्ट की है। ऑर्थोडोंटिस्ट जो है वो आप समझ लें, आप अगर जॉब वैकेंसी सर्च करें मिडल ईस्ट में या कहीं भी, तो सबसे पहला नाम जाएगा वो ऑर्थोडोंटिस्ट का आएगा, और उसकी जो है सैलरी भी ज़्यादा होगी, ठीक है, प्रोसीजर भी तो ज़्यादा है। अच्छा, वो ऑर्थोडोंटिस्ट की डिमांड इसलिए क्योंकि जितने भी प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह हैं वहाँ पे ऑर्थोडोंटिस्ट रिक्वायर्ड है, राइट, क्योंकि जनरल प्रैक्टिशनर सब कर लेता है लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्थो के केसेस नहीं करता। हाँ, इसी तरह हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी ऑर्थोडोंटिस्ट जो है इज़ मोस्ट डिमांडिंग। क्यों है ऑर्थोडोंटिस्ट? क्योंकि ऑर्थोडोंटिस्ट को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ अपना एक ब्रीफ केस उठाना है जिसके अंदर सारे प्लायर्स हैं, और तकरीबन 13, 14, 15 क्लिनिक्स के अंदर एज अ विजिटिंग ऑर्थोडोंटिस्ट है। यही है, 50%, 40% लो भाई दो उसी वक्त हाथ के हाथ, समझ रहे? तो ऑर्थोडोंटिस्ट जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो मेरे हिसाब से कभी इसमें कोई सैचुरेशन मीट नहीं करेगी, इट्स हाईली डिमांडिंग, ठीक है। एंड ऑर्थोडोंटिस्ट हो गई, उसके बाद प्रोस्थोडोंटिस्ट है, ये फील्ड है। मैक्सोफेशियल सर्जरी भी है, ओरल मैक्सोफेशियल सर्जरी पाकिस्तान से बाहर उसकी बड़ी डिमांड है, क्योंकि ख़ासतौर से मिडल ईस्ट के अंदर ओरल मैक्सोफेशियल सर्जन्स को ज़्यादा प्रीफर किया जा रहा है फॉर एस एन इम्प्लांटोलॉजिस्ट, राइट, ठीक है। अगर उन्होंने ओरल इम्प्लांटोलॉजी का अलग से एग्जाम दिया हुआ है तो इट्स अ प्लस पॉइंट, लेकिन यहाँ से पाकिस्तान से ज़्यादातर जिन्होंने FCPS या MDS वगैरह किया हुआ है ओरल मैक्सोफेशियल सर्जरी के अंदर, वो एस एन इम्प्लांटोलॉजिस्ट जो हैं मिडल ईस्ट में आसानी जा रहे हैं, और यहाँ पे भी ओरल मैक्सोफेशियल सर्जन्स की डिमांड है। जैसे अगर आप समझती हैं कि कोई केस आया आपके पास जो आप नॉर्मल ट्रीट नहीं कर सकती, तो आपने उनको बुलाया, विजडम टूथ है वो फला, एब्सोल्युटली राइट। तो इन टर्म्स ऑफ दीज आर एक्चुअली गुड पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन टू हैव। लेकिन आप एंडो के बारे में क्या कमेंट करेंगे कि आप तो एंडो फैनेटिक थे ना अपनी हाउस जॉब एरा में, तो क्या आप ये सजेस्ट करेंगे कि ओनली दोज पीपल हु आर क्रेजी अबाउट ऑपरेटिव इन एंडो शुड गो इनटू स्पेशलाइजिंग इन एंडो? देखिए, इफ़ यू वांट टू रन योर प्राइवेट क्लिनिकल प्रैक्टिस, अपना क्लिनिक रन करना है, तो यू नीड ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री। बगैर ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री, रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री, एंडोडोंटिस्ट के बगैर आप क्लिनिक रन नहीं कर सकते, बिल्कुल, क्योंकि मेजॉरिटी 70% ऑफ द केसेस जो हैं वो इसी के आएंगे, ब्रेड एंड बटर ऑफ डेंटिस्ट्री, क्राउन, ब्रिज, कंपोजिट फिलिंग, टीथ वाइटनिंग,
एंडो, यही आएंगे, विनियर्स पार्शियल, मतलब जो है जो भी विनियर्स वगैरह आप कर रहे हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट कंपोजिट विनियरिंग कर रहे हैं, इनडायरेक्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ये सारा इट्स अ डोमेन ऑफ ऑपरेटिव इंडस्ट्री, ऑपरेटिव एंड रेस्टोरेटिव इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो अगर आपको अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस करना है या आपका पैशन है तो आप जो है ऑपरेटिव में आए, लेकिन ऑपरेटिव इज़ हाईली सैचुरेटेड, फुल स्टॉप लग चुका है अब, सच्ची बात है, ठीक है। ऑपरेटिव इंडस्ट्री में आप जगह नहीं है, बेचारे कितने FCPS MDS हैं जो इतने सालों से जो हैं उनको डिग्री मिली हुई है और उनको जॉब नहीं मिल रही किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल, टीचिंग इंस्टीट्यूट में, टीचिंग हॉस्पिटल, SRship की जॉब नहीं मिल रही, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर की बात है, दैट मैनी, ये हो रहा है मसला। तो इस वजह से आपने ये सजेस्ट किया कि अगर अपनी प्रैक्टिस इस्टेब्लिश करनी है तो फिर तो डेफिनेटली सोचें, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई जो मतलब जो है पासिंग रेशियो है वो इन पाकिस्तान वो ऑपरेटिव का है। अच्छा, सही, ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा ब्रेक लगाया है इन्होंने, okay. लेकिन ब्रेक लगाने से अब कोई फ़ायदा नहीं, जो बेचारे निकल गए वो जॉबलेस फिर रहे हैं। But it's a skill that one must definitely have, right? And considering the kind of exposure you get during a level 3 qualification, that is MDS and FCPS, imagine for 4 years doing the same thing every day for multiple hours. It's not the same thing. It's not the same thing. देखिए डिफरेंट केसेस आते हैं आपके पास, टीथ वाइटनिंग के केसेस भी आ रहे होते हैं, माइक्रो एब्रेजन के केसेस भी आ रहे होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कंपोजिट विनियरिंग के भी आ रहे होते हैं, इनडायरेक्ट विनियरिंग के भी आ रहे होते हैं, ग्राउंड प्रेप भी आ रही होती है, ब्रिज भी आ रहा होता है, एंडो भी मल्टीपल टाइप की आ रही होती है, मल्टी रूटेड आ रहे हैं, सिंगल रूटेड आ रहा है, रिट्रीवल आ रहे हैं, बाईपास करना है, एपिसेक्टमी के बेतहाशा केसेस होते थे डाव में, तो राइट। तो ये आप एक चीज़ नहीं कर रहे हैं सिर्फ रूटीन में आप। अच्छा, this makes me take to another question, and I promise this one is going to be the last. So how do you suggest a trainee, an FCPS trainee, especially an endodontist, be it FCPS or MDS both actually, how can they maximize their learning experience in these 4 years? Consistency. Okay, explain. Consistency से मुराद ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपने हाउस जॉब में जो है 300 रूट कनाल किए, कंसिस्टेंसी, ठीक है। आप लगे रहें, अगर आप हाफ हार्टेडली काम करेंगे, पैशनेट नहीं होंगे, ठीक है ना, ड्यूरिंग योर 4 years, होता यही है कि जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो बड़े एंथुजियास्टिक होते हैं, बिल्कुल बस आज तो बस दुनिया फतह कर देनी है, ठीक है। फिर सेकंड ईयर में आते हैं तो थोड़ा सा पेट्रोल नीचे हो जाता है, थर्ड ईयर में, और फिर आखिर में धक्का स्टार्ट हो रहा होता है, वो जान छुड़ाने वाली होती है, वो जल्दी ख़त्म हो जाए, जान छुड़ेगी, जंग लगना शुरू हो जाता है, समझ में, पता नहीं ऐसा कुछ है। हालांकि यू आर सो क्लोज टू अचीविंग योर गोल अब तो, हाँ, 4th ईयर उसमें बस ये होता है जान छुड़ाने वाली बात होती है, जल्दी ख़त्म हुआ, जान छुड़, डिग्री मिले। आप ये 4 साल कंसिस्टेंट रहें, ठीक है। और देखिए मैं बार बार कहूँगा कि अपने सुपरवाइज़र के पास जाएँ। आपने ऑफ कैमरा एक बड़ी अच्छी बात करी थी कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं, ये मैं समझाने की कोशिश हूँ कि देखिए सुपरवाइज़र अगर डांट रहा है या जो है आप जो है वो आप समझ रहे हैं कि बुरा मान रहा है, या वो जो है मतलब टफ टाइम दे रहा है, जो भी दे रहा है उसको पॉजिटिव ले सुपरवाइज़र को, लेकिन वो आपको पॉलिश कर रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। मेरा जो फाइनल एग्ज़िट एग्ज़ाम था MDS का, जो डॉक्टर अमीन डाव में होते हैं, उन्होंने मुझसे पूरा वाइवा लिया, फिर आखिर में कह रहे हैं हो गए पॉलिश, बना दिया कंसल्टेंट। तो मुझे बड़ा हुआ कि सर आपने मुझे इतने ज़्यादा एग्ज़ाम्स लिए, इतने सवालात किए, इतना टफ टाइम, मतलब टफ टाइम तो नहीं कहूँगा कि इसको पॉलिश किया, तो फ़ायदा हुआ ना, उन्होंने तैयार करके मुझे, मतलब तैयार कर दिया मुझे एक किस्म का, ठीक है। तो ये मैं आपको कहूँगा, जैसे वसीम अकरम ने कहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि प्यासा जो है वो कुएं के, प्यासा जो है वो कुएं के पास जाता है, कुआं जो है वो प्यासे के पास ही आता है। राइट। अच्छा सर, वैसे तो हम कंक्लूड करने लगे थे, लेकिन आई जस्ट गॉट रिमाइंडेड कि हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस नहीं किया, एंड दैट वाज रिगार्डिंग योर ओन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो मैं उसको मुख्तसर ही रखूँगी कॉन्वर्जेसन को। व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज़ कि बिकॉज योर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज़ लाइक प्रीटी पॉपुलर अमंग द अंडर ग्रेजुएट्स एंड स्पेशली द फ्रेश ग्रेजुएट्स, एंड अ रेंज ऑफ कोर्सेज आर बीइंग कवर्ड एट योर इंस्टीट्यूट इन पर्टिकुलर, राइट। तो पहली बात तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये सी एंडोडोंटिक्स के हवाले से कि व्हाट स्किल सेट शुड वन अज्यूम कि उनके पास आ जाएंगी आफ्टर अ शॉर्ट कोर्स लाइक सी एंडो, एंड हाउ बेनिफिशियल इज इट इन जनरल। देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊं कि सी एंडो मीन्स सर्टिफिकेट इन एंडोडोंटिक्स, ठीक है। यू आर नॉट अ सर्टिफाइड एंडोडोंटिस्ट। सही है। सी का मतलब है सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड नहीं, ठीक है।
ओके। ठीक है, तो बहुत सी जगह पे मेल प्रैक्टिस ये हो रही है कि वो सी एंडो, सी इम्प्लांट, ठीक है, सी ऑर्थो करके अपने आगे लगा रहे हैं कि जी एंडोडोंटिस्ट, Oh God. इम्प्लांटोलॉजिस्ट, ठीक है, ऑर्थोडोंटिस्ट, ये बनने के लिए आपको FCPS MDS करना पड़ेगा। ये मैं क्लियर कर दूँ, सर्टिफिकेट इन एंडोडोंटिक्स, सर्टिफिकेट इन इम्प्लांटोलॉजी, सर्टिफिकेट इन ऑर्थोडोंटिक्स, ये एक डिप्लोमा शॉर्ट कोर्सेज आप कहें 3 महीने का, 6 महीने का, 1 महीने का, ठीक है। कुछ डेज का है। और ये आपको कर क्या रहा है, ये बेसिकली आपके क्लिनिकल स्किल्स और कॉन्सेप्ट्स जो है वो इन्हांस कर रहा है। ठीक है। और मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, मैं तकरीबन 8 साल से कोर्सेज करा रहा हूँ, 2018 से लेके अभी 2026 चल रहा है। ठीक है। तो 80% तो बेचारे वो होते हैं जो आउट ऑफ प्रैक्टिस हैं, यानी शादियाँ हो गई, सही। छोड़ दिया, बच्चे हो गए, अब वापस इस फील्ड में आना चाह रही So हैं। this is a good way to get back into practice. तो क्लिनिकल स्किल्स और कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था भूल गए, आउट ऑफ प्रैक्टिस हैं, वापस आना चाह रहे हैं, वो हैं। ठीक है। उसके अलावा जो फाइनल ईयर हाउस ऑफिसर्स हैं, जो उन्होंने अपनी हाउस जॉब में या बिल्कुल हाउस जॉब करके निकले हैं, उन्होंने जो चीज़ें नहीं सीखी या नहीं सिखाई गई Right. या नहीं पढ़ी, ठीक है, तो वो वहाँ आके ठीक है। कर सकते हैं। अच्छा सर, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि बिकॉज सो मैनी कोर्सेज एग्जिस्ट एट द मोमेंट, हाउ डू यू सजेस्ट वन चूजेस द राइट कोर्स फॉर देमसेल्व्स? हाँ, अब देखें, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं जितने कोर्सेज कराता हूँ, आप मेरे शुरू से 8 साल की पोर्टफोलियो देख लें, तो मैं अपनी डोमेन में कराता हूँ जो मेरी स्पेशलिटी है। ठीक है। समय मैं एंडोडोंटिक्स से रिलेटेड कराता हूँ, मैं रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री से कराता हूँ, मैं इम्प्लांटोलॉजी से रिलेटेड कराता हूँ, मैं एस्थेटिक डेंटिस्ट्री यानी कि विनियर्स वगैरह और ये सारी Right. चीज़ें जो ऑपरेटिव की डोमेन है, बिल्कुल। ठीक है। तो वही कोर्सेज मैं कराता हूँ। ये नहीं कि मैं जो ऑर्थो के कोर्सेज कराने लगूँ। मैंने अभी ऑर्थो का कोर्स कराया, लेकिन मैंने खुद नहीं कराया, मैंने ऑर्थोडोंटिस्ट को बुलाया, सही। डिग्री याफ्ता MSc MDS FCPS ऑर्थोडोंटिस्ट को बुलाया, जिसने ये कोर्स कंडक्ट कराया। So this आई is वॉज a- अ फैसिलिटेटर, this is a good स्पीकर और filter. कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो ये एक तो पहले तो स्टूडेंट्स ये देखे कि जो कोर्स अटेंड कर रहा है वो कितना पुराना है, उसके रिव्यूज़ ले, ठीक है, रिव्यूज डेफिनेटली। रिव्यूज़ डेफिनेटली ले कि भाई ये जो स्पीकर है ये कितना पुराना है, पायनियर है कि नहीं, कब से करा रहा है, कितने के बैचेस निकाल चुका, क्या रिव्यूज़ हैं, क्या Yeah. नहीं है, डिग्री याफ्ता है कि नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि जनरल डेंटिस्ट और जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप समझ लें कि जिन्हों की FCPS की ट्रेनिंग या MDS की ट्रेनिंग वगैरह जो भी हो रही है और अभी प्रॉपर आए भी नहीं है, डिग्री भी नहीं लिया, या करा रहे हैं, अच्छा, सही। ठीक है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है ना। क्रेडेंशियल्स चेक करें, हाँ। ये चेक करें कि कोर्स इंस्ट्रक्टर रेलेवेंट है उस कोर्स के टॉपिक से या नहीं, हाँ। और फिर एक्चुअली उस कोर्स की आउटलाइन क्या है मतलब and सब चीज़ें everything. देखें कि किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, सही। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर फला यूनिवर्सिटी, सही। ठीक है, प्लस उसकी डिग्री क्या है, MDS या FCPS से क्या है, और वो किस फील्ड में है। बस चला जनरल डेंटिस्ट हैं और जो है ना वो अब ऑर्थो के ओरल पैथोलॉजी में उसने डिग्री ली हुई है और वो जो है ओरल सर्जरी का वो सूचर सिखा रहा है ठीक है। या वो इम्प्लांट सिखा रहा है, तो समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। सही, दैट मेक्स टोटल सेंस। अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस वेरी कैंडिडली, डॉक्टर दानिश। आई ऑलवेज अप्रिशिएट अ कॉन्वर्सेशन विद अ प्रैक्टिशनर सच एज योरसेल्फ because it's always a very candid conversation and you corrected me on so many places as well. Thank you for that as well. And on that note, I think we will take your leave. Just if you would like to add a little bit on the advice that you gave to young practitioners. I believe वो बात थोड़ी सी incomplete रह गई थी when you were telling के when I asked you कि how should one decide particularly in endo, you said कि अगर private practice establish करनी है तो फिर तो कर लें, पर if I want to understand if somebody in their house job years or undergraduate was not very fluent in endodontics and operative dentistry, would it be a bad idea to pursue endodontics? देखिए रास्ता खुद बनेगा, ठीक है, आप जिस चीज़ में अच्छे हैं वो क्लिक करेगा खुद ब खुद अल्लाह ताला का हुआ है कि खुद वो क्लिक करेगा। यानी जैसे आप ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, ऑर्थो जो है आप समझती हैं कि जी मैं कर सकती हूँ, ठीक है, या आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद है, पैशनेट है, तो वो आप उसी तरफ खुद ब खुद डाइवर्ट हो जाएंगी। तो एंडो का भी यही है। अच्छा। कि मेरे पास काफ़ी जो मेरे जैसे मैं कोर्सेज कराता हूँ तो जिनका मैं देखता हूँ कि जिनका कमांड जो है हैंड पीस पे है, यानी कि वो बड़े आसानी से हार्ट जो है वो शेक नहीं कर रहा है, मतलब है ना, ये सब चीज़ें। तो वो अच्छा, जो मेरे पास ओरल सर्जरी वाले आते हैं
जिन्होंने ओरल सर्जरी में FCPS MDS किया वो भी मेरे पास कोर्सेज करने आते हैं, तो उनका हाथ बड़ा तगड़ा होता है क्योंकि वो दांत निकाल के सही। और वो सब चीज़ें करने के बाद वो थोड़ा सख्त हाथ होता है। हाँ। तो वो ज़्यादा कटिंग कर देते हैं, जैसे हाँ। विनियर प्रैप कर रहे हैं या क्राउन प्रैप कर रहे हैं, ठीक है, या एक्सिस कैविटी प्रैप कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा, ये क्या हुआ भाई, वो तो हमने एक्सरसाइज चलाया, वो उनका हाथ ही है, अपने हिसाब से तो बड़ा कंट्रोल भारी हाथ है, ठीक है। तो ये कुदरती तौर पे आपको तो उस तरफ आप चले जाएंगे। इंक्लिनेशन जहाँ पे हो वहीं पे एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी करें ना दिल से करें, ऑब्वियसली ज़बरदस्ती ना करें। अम्मा अब्बा ने कहा था कि BDS कर लो, MBBS को मैं तो नहीं करना चाहता। आज भी मेरे पास इतने स्टूडेंट्स आते हैं, मैं कैरियर काउंसलिंग भी करता हूँ, मेरे पास इतने स्टूडेंट्स आते हैं फाइनल ईयर के या हाउस जॉब के, सर मैं तो करना ही नहीं चाहता था, हम हमारे घर में सब डॉक्टर्स एंड डेंटिस्ट हैं, अम्मा अब्बा ने करा लिया। भाई दैट इज अ सैड रियलिटी। अम्मा अब्बा ने करा लिया, अब बन गए ना, अब कर लो, अब तो कुछ नहीं कर सकते। ट्रू, ठीक है, आप चलें, आप नहीं कर सकते, आप कुछ और बन जाओ। एक स्टूडेंट मेरे पास आई, वो उसका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कर रहे थे, उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड किया कि मैं ये नहीं करना चाह रही थी, मैं डेंटल कोडिंग को एक नई फील्ड आई है वो करना चाहिए, और उसने यही किया, उसने डेंटिस्ट्री की बात छोड़ दी, नहीं छोड़ दी, फर्स्ट ईयर में छोड़ दी उसने। बेहतरीन, चलें फर्स्ट ईयर में छोड़ दी। लेकिन वो मैंने उनके पेरेंट्स को समझाया कि देखें वो जो करना चाह रही है ना अपने दिल से करेगी, उससे होगा ये कि शी विल बी रिस्पॉन्सिबल। बाद में पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करेगी कि आपने जो है मुझे ज़बरदस्ती करवाया, मैं तो करना नहीं चाहता। Even if she doesn't pursue in coding, but at least she won't have the regret to not have tried what she wanted तो to try. ये मैं आपका सवाल है ना, इसका ये जवाब है कि अपनी दिल से करें, अपने पसंद से करें, और एक दफ़ा कर लें ना तो उसको ऑन करें। ठीक है, कि अब आपने एंडो में कर लिया ना, अगर जॉब नहीं मिल रही, लेकिन ये मत सोच के करेंगे जी मुझे तो भाई फ़ौरन ही रेड कारपेट बिछ जाएगा और मेरी तो बस चांदी हो जाएगी, ये नहीं। अपनी स्किल के लिए करें। इट विल टेक टाइम, एक दिन में कोई जो है नहीं बनता, उसको टाइम लगता है। राइट, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर दानिश। एज लाइक आई सेड, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. So this was our time for Dr. Danish Shahnawaz. He is an endodontist and has his own training institute as well. He is somebody who is always readily available to offer a guidance, to offer his own skill set, to offer his time, and like he mentioned, he's a career counselor as well, which was new in the discussion, but definitely somebody who can be approached to when you need clinical suggestion or career counseling in general. You can reach out to him on LinkedIn, on his social media, etc. And thank you for watching. Allah Hafiz.